Center, Pune. He has been conducting many TV shows, national homeopathic workshops, webinars, seminars, and lecture series for doctors and students. He is invited as guest lecturer in many homeopathic medical colleges. He is working as mentor and PG guide for postgraduate certificate course in homeopathy at PG Home, London. He has conducted more than 200 homeopathic camps and arranged many health awareness programs in last 20 years, especially in Maharashtra and Karnataka. He is recipient of many awards. Naming few are excellent results in mentally challenged children by Ajankya Foundation, Kupwar District, Sangli, Maharashtra. Young and Dynamic Speaker Award by PG Home, London. Gaurav Puraskar by Kishore Dada, Miraj, Sangli, Kupwar Municipal Corporation in year 2013. Arogya Ratna Puraskar State Level Award by Samarth Foundation, Kolhapur. Charismatic Speaker, which he is, award by PG Home, London in year 2014. List is long and never ending. So I better hand over to Dr. Bhosle now. Is he there now, Dr. Amita? Dr. Bhosle, sir. Okay. Come you, sir. Yeah. I request all the participants to kindly switch off your mic and your videos, please. It can disturb the speaker. Welcome, Dr. Bhosle, sir. Yeah. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. So I have Thank given you you. the host now, so you can share your slides. Yeah. Can you please check? Thank you very much for this platform. डॉक्टर अमिता जी आपको भी बहुत थैंक यू, क्योंकि जो होम्योपैथी में काम चल रहा है उस काम को इतने पिछले 20 साल से 22 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, तो इसका बेनिफिट तो बहुत मिलता है। कंट्रीब्यूशन करने के बाद रिवॉर्ड्स तो मिलते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है कि आप इतने दूर से भी उस जैसे स्पीकर को आप बुलाते हो और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने को बोलते हो। सो थैंक यू टू ऑल योर टीम मेंबर्स एंड आई एम फॉर्चुनेट टू गिव टुडेज लेक्चर ऑन कैंसर। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि कैंसर पे क्या बोलूँ, कितना बोलूँ, क्योंकि ये कैंसर के हमारे पूरे 3-3, 4-4 दिन के सेमिनार चलते हैं, ले वर्कशॉप चलता है, दिन रात चलता है, और उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल के अगर मुझे कुछ बोलना है तो मैं क्या बोलूँ? क्या पीपीटी दिख रहा है? पीपीटी दिख रही है। सो क्या बोलना है और But are you able to share the slide now? We can see your slide. स्लाइड्स दिख रहे हैं ना? अच्छा, ओके। Sorry, you can continue, sir. Yes. या सो मुझे लगता है कि इस पूरे 1-1.5 घंटे में मैं कितना पढ़ा पाऊंगा आपको, कितना समझ पाएंगे आप लोग, मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं मेरी कोशिश रखूंगा कि होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू कैंसर को कैसे देखना है, कैंसर को कैसे मैनेज करना है, और पेशेंट को 2-3 लेवल पे क्योर कैसे करना है, या पैलेट कैसे करना है, या उसको मैनेज कैसे करना है। दैट इज द राइट वर्ड टू से फॉर द कैंसर पेशेंट्स, नॉट ओनली कैंसर पेशेंट, फॉर एवरी पेशेंट, हाउ वी मैनेज विद होम्योपैथिक मेडिसिन। हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपना मालूम होना चाहिए हमें। तो बेसिकली कैंसर को देखा जाए तो देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ जरा देखिए, क्योंकि देखिए पूरे यूनिवर्स में एक एनर्जी है, पूरी पूरी यूनिवर्स एक एनर्जी है, और इस एनर्जी में हम लोग पूरे सब लोग हैं। तो जहाँ पे एनर्जी स्टक हो जाती है या रुक जाती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही होता है। वैसे ही पूरे शरीर में एनर्जी है, ये पूरे शरीर में एनर्जी है। तो हम लोग कहते हैं ना कि हमेशा व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग का कंटेंट है बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, स्पिरिट एंड मायाजम। दिस आर द 5 कंपोनेंट। जैसे ये 5 उंगलियां है ना, वैसे 5 उंगलियां को इसको कहेंगे हम बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, स्पिरिट एंड मायाजम। ये कंपोनेंट जो है, जहाँ पे एनर्जी वर्क करती है, जहाँ पे एनर्जी जाती है, वहाँ पे उसका ग्रोथ चालू होता है, उसका कुछ भी चालू हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर बॉडी में एनर्जी है तो बॉडी इज एनर्जेटिक, अगर उसके मन में एनर्जी है तो मन की बातों को हम लोग समझ सकते हैं, अगर उसके इंटेलेक्ट में एनर्जी है तो वो बातें हमें समझ सकती है। तो एनर्जी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ह्यूमन बींग, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी होम्योपैथी ये पूरी एनर्जी का साइंस है।
क्योंकि देखिए डॉक्टर हैनेमन साहब ने कहा है कि वाइटल फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम होम्योपैथिक लोग उसको नहीं समझ पा रहे कि वाइटल फोर्स की क्वालिटीज क्या है, वाइटल फोर्स क्या होता है। और पूरे डिजीज का जो प्रोसेस है पूरे वाइटल फोर्स पे डिपेंड है। वाइटल फोर्स, मायाज्म, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट पे तो वो सब सिम्टम आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि वाइटल फोर्स क्या है, मायाज्म क्या है, बॉडी क्या है, माइंड क्या है, इंटेलेक्ट क्या है। क्योंकि ये जो इतनी बड़ी बीमारी का नाम है कैंसर, इसको ट्रीट करने के लिए कुछ ना कुछ बेस बड़ा चाहिए। तो बेस क्या है? ये बॉडी। तो एलोपैथी को अगर देखा जाए तो वो लोग कैंसर को सिर्फ बॉडी के लेवल पर ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, अगर बॉडी पे कोई ग्रोथ आती है तो उस ग्रोथ को निकालना, उसे वो लोग सर्जरी कहते हैं। उस ग्रोथ को ऐसे कुछ ट्रीटमेंट देना कि उससे पूरे सेल्स अंदर दब जाए, उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। और उस ग्रोथ को जलाया जाए तो उसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। यहां तक एलोपैथी ओके। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। और वो राज क्या है? वो राज है, बॉडी के पीछे की राज है माइंड, इंटेलेक्ट, मायाज, और वो जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो सब। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि देयर आर सम स्पेसिफिक रेमेडी फॉर कैंसर्स। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देयर इज नो एनी स्पेसिफिक रेमेडी फॉर कैंसर्स और एनी डिजीज इन होम्योपैथी। एक दवाई एक इंसान पे काम अगर कर रही है तो वो दवाई दूसरे इंसान पे काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक उसको सिमिलिमम मैच नहीं होता तब तक कोई रेमेडी मैच नहीं होती। तो ये तय कर लो, अगर एक क्लासिकली होम्योपैथ को आगे जाना है, इस होम्योपैथिक फील्ड में आगे बढ़ना है, तो ये एक बात आप ठाम लीजिए आज। आप कितने सारे प्रैक्टिशनर्स होंगे यहाँ पे, ये ठाम लीजिए कि विदाउट सिमिलिमम डोंट गिव एनी रेमेडी टू एनीवन। चाहे वो पेशेंट फर्स्ट स्टेज का हो, सेकेंड स्टेज का हो, थर्ड स्टेज का हो, फोर्थ स्टेज का हो। स्टेज होती है, हमारे रेमेडी अकॉर्डिंग टू सिमिलिमम हम रेमेडी बदल सकते हैं। लेकिन कोई भी स्पेसिफिक रेमेडी दिमाग में मत रखना कि यस ये स्पेसिफिक रेमेडी काम कर सकती है क्या, तो नहीं। यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स, यू हैव टू फॉलो आवर कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। तो Sorry अगर to देखा जाए interrupt, sir. Your slideshow has stopped. तो या आई विल शो। अच्छा, okay. एक्चुअली कोई भी चीज आपको अगर इंप्लीमेंट करनी है लाइफ में तो तीन चीजें ध्यान में रखना। स्लाइड देखो। शो द स्लाइड्स। आई विल शो समथिंग। कैंसर कैसे ग्रोथ होता है, कैंसर की कैसे ग्रोथ होती है वो दिखाऊंगा आपको। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा लेकिन एक रिवीजन होना चाहिए। थ्री थिंग्स शुड बी फॉलो। वन इज डिटर्मिनेशन इन लाइफ। डिटर्मिनेशन लाइफ, लाइफ को डिटरमाइन करना चाहिए कि हमको क्या करना है और हमें आगे कैसे जाना है। डिटर्मिनेशन इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, जो डिटरमाइन किया है आपने, जिसको आप लेके जाना चाहते हो उस पर इंटेंस हार्ड वर्क करो। चाहे आज सपोज कैंसर का लेक्चर है, दिस इज ओनली रीजन कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। जिसे निमित्त कहते हैं ना, निमित्त है ये। सो वी हैव टू वर्क ऑन व्हाट वी आर डिटरमाइंड। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज ऑफ अदर्स। ये नहीं कि हमें हमारे आइडिया पे स्टक रहना है। डॉक्टर हनुमान साहब ने जितना जितनी अच्छी बात कही है, एक्सेप्ट नथिंग, रिजेक्ट नथिंग एंड प्रूव एवरीथिंग। एक्सेप्ट नथिंग, रिजेक्ट नथिंग एंड प्रूव एवरीथिंग व्हाट इज ट्रू। सो देखो ना, आप एक्सेप्ट, आप देखो, सोचो समझो, एक्सेप्ट करो किसी चीज को या रिजेक्ट करो, लेकिन एक्सेप्ट रिजेक्ट करने से पहले उसको परख लो और आगे चले। तो दिस थ्री इंपॉर्टेंट चीज यू हैव टू बी फॉलो इन द लाइफ। सो वी विल गेट टू द कैंसर लेक्चर। कैंसर को ट्रीट करने के लिए कैंसर क्या है वो पता होना चाहिए। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, एनाटॉमी ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी एंड पैथोलॉजी ऑफ द बॉडी एंड साइकोलॉजी ऑफ द माइंड। वो कहते हैं ना, थ्री पीस। वन इज फिजियोलॉजी, सेकेंड इज साइकोलॉजी एंड थर्ड इज पैथोलॉजी। वी हैव टू फॉलो दिस थ्री पीस। इसके बाद हमारा पांचवा पी आता है, चौथा पी आता है प्रिस्क्रिप्शन पी, एंड फिफ्थ पी आता है पोटेंसी पी। ये सब पी को फॉलो करो। तो बॉडी के लेवल पे थ्री टाइप्स ऑफ डिजीज फॉर्म होते हैं। वन इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है सिर्फ बॉडी में। कोई भी ऑर्गन को इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इन्फ्लेमेशन का अपना अपना एक ड्यूरेशन होता है। वो इन्फ्लेमेशन इजिली कम हो जाता है विदाउट विथ मेडिसिन और विदाउट मेडिसिन।
दूसरी पैथोलॉजी बॉडी पे चलती है वो एक्यूमुलेटिव, यानी डिजीज को स्टोर कर रखना। उसमें बहुत सारे डिजीजेस है, उसके लिए डेफिनेटली ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। और तीसरी पैथोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी है, और वो पैथोलॉजी है डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी। So you have to always have to you have to see whether patient is in inflammatory process or in accumulative process or in destructive process. जैसे हम बॉडी पे लेवल पे देखते हैं कि एक्यूमुलेटिव, डिस्ट्रक्टिव और इंफ्लेमेटरी कंडीशन, साइमल्टेनियसली वी हैव टू सी ऑन द माइंड। माइंड पे भी क्या चल रहा है वो भी देखना पड़ेगा आपको। माइंड में भी कहीं डिस्ट्रक्शन चल रहा है क्या, माइंड में भी कहीं एक्यूमुलेशन चल रहा है क्या, माइंड में भी कहीं इंप्लीमेंट्री प्रोसेस चल रही है क्या, दैट यू हैव टू सी। एंड विदाउट सेइंग दिस ऑल थिंग्स रेमेडी नहीं आ सकती। अगर पेशेंट बॉडी में डिस्ट्रक्शन दिखा रहा है और आप कोई माइंड के इम्प्लीमेंट्री प्रोसेस के माइंड सेट ले रहे हो तो रेमेडी मैच नहीं हो जाएगी। अगर बॉडी में डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस चल रही है तो कहीं ना कहीं माइंड में भी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस चालू ही चाहिए, और जब तक वो प्रोसेस मैच नहीं करते तब तक आपकी रेमेडी सिमिलियम नहीं आ सकती। नेक्स्ट स्लाइड, बस वही थोड़ी नेक्स्ट। आई थिंक यहाँ तक आपको थोड़ा मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए कैंसर के बारे में। कैंसर इज एन अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द बॉडी। बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो कौन सी ग्रोथ हो रही है? वो ग्रोथ हो रही है अनकंट्रोल्ड। जैसे नॉर्मल प्रोसेस में सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही कंट्रोल्ड होते हैं और अपना एक मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, अपना एक स्टाइल फॉलो करते हैं, अपना एक पैटर्न फॉलो करते हैं। वो पैटर्न जब फॉलो करते हैं तब कोई ग्रोथ नहीं होती बॉडी पे, राइट। लेकिन वो पैटर्न जब डिस्टर्ब होता है, पैटर्न डिस्टर्ब होने के लिए बहुत सारे रीजंस है, प्राइमरी रीजंस है, सेकेंड रीजंस है। लेकिन वो पैटर्न जो डिस्टर्ब होता है तो वो जो अब तक जो ग्रोथ नॉर्मल थी या सेल नॉर्मल थे वो क्या हो गए, वो एबनॉर्मल सेल बन गए और उनका पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। कैंसर इज एन अनकंट्रोल्ड, यानी कंट्रोल नहीं है इस पे, इस ग्रोथ पे। अब तक क्या था, जब तक वो कैंसर की सेल्स प्रोड्यूस नहीं हो रही तब तक क्या था कि उस ग्रोथ पे कंट्रोल था। लेकिन अभी अभी नॉर्मल सेल्स पे कंट्रोल नहीं है, अभी एबनॉर्मल सेल्स बढ़ रहे हैं। तो कैंसर डेवलप्स व्हेन बॉडी नॉर्मल फंक्शन मैकेनिज्म स्टॉप वर्किंग। जब बॉडी का नॉर्मल फंक्शन वर्किंग करने को स्टॉप होता है, दैट टाइम पेशेंट इज मूव टुवर्ड्स कैंसर कंडीशन। इसमें कितने बार ऐसा बोला है कि अभी ओल्ड सेल्स तो मरते नहीं लेकिन एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और उस एबनॉर्मल सेल्स का ही ग्रोथ बन के वो ट्यूमर फॉर्म में बॉडी पे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, दिस इज अ नेक्स्ट स्लाइड। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द कैंसर। जैसे एक नॉर्मल सेल होती है वो बात अलग है, लेकिन एबनॉर्मल सेल जो है इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और इसी मल्टीप्लिकेशन को एक ग्रोथ आती है। और इस मल्टीप्लिकेशन, इस ग्रोथ में कोई ना जान होती है ना कोई फंक्शंस होता है, बस एबनॉर्मली बढ़ते जाते हैं। दिस इज अ कैंसर सेल। आगे अब देखिए अगर आप एक ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पे एक सेल है, उस सेल में एक डीएनए है और वो डीएनए में जीन्स है। सेल है, सेल में डीएनए है और डीएनए में जीन्स है। इसका मतलब क्या हुआ, आगे दिखाओ। जीन्स आर इन डीएनए ऑफ ईच सेल। हर एक सेल में डीएनए है इन योर बॉडी। दे कंट्रोल हाउ द सेल फंक्शन। पीछे genes are in DNA of each cell in our body. They control how the cell function and include how quickly it grows, how often it divides, and how long it lives. जीन्स जो होते हैं वो डीएनए में होते हैं और डीएनए जो होते हैं उस सेल में होते हैं। तो जीन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लाइफ। जीन्स में क्या जो भी गड़बड़ हो रही है जीन्स में हो रही है, और वो जीन्स को ही ठीक करना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि देखिए कैंसर हो या कोई भी ऐसी अनकंट्रोलेबल डिजीज हो, वो डिजीज में अगर कुछ इफेक्ट होता है तो जीन्स होता है। और जीन्स तक पहुंचने के लिए दवाई अगर कोई है तो है होम्योपैथी में सिमिलीमम। होम्योपैथी स्पेसिफिक दवाई कुछ नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में जो सिमिलीमम जा सकता है वहां तक वो दवाई पहुंच सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। सो हाउ जीन्स वर्क, जीन्स कंट्रोल हाउ योर सेल वर्क बाय मेकिंग प्रोटीन। आपके सेल प्रोटीन कैसे बना रहे उस पर आपका जीन्स का फंक्शन होता है। तो प्रोटीन हैव स्पेसिफिक फंक्शंस एंड एक्ट एज ए मैसेंजर फॉर द सेल। स्पेसिफिक एक फंक्शन होता है सेल प्रोटीन का, और वो मैसेंजर का काम करता है सेल को ये करने का। अगर वो प्रोटीन प्रोटीन में ही प्रॉब्लम आ गया, वो मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ गया, तो डेफिनेटली सेल में प्रॉब्लम आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड।
ईच सेल मस्ट हैव द करेक्ट कंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग इट्स प्रोटीन। हर एक सेल में करेक्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए प्रोटीन फॉर्म करने के लिए, लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है। दिस अलाउ द प्रोटीन टू परफॉर्म द करेक्ट फंक्शन फॉर द सेल। आगे, all cancer begins with the when all cancers begin when one or more genes in a cell mutate. A mutation is a change. It creates an abnormal protein or it may prevent protein formation. ये म्यूटेशन जब होता है तो क्या होता है, एक तो एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्म होते ही होते हैं और प्रोटीन फॉर्मेशन प्रिवेंट होता है। जब प्रोटीन फॉर्मेशन प्रिवेंट होता है, दैट टाइम द गेयर चेंज, एंड दैट गेयर चेंज इट्स लैंड अप इनटू द any abnormal disease, not only cancer, any abnormal disease. आगे, an abnormal protein provides different for information than normal protein. This can cause cell to multiply uncontrollably and become cancerous. जब ये abnormal protein provide different information from the normal protein, तो ये क्या करता है, this can cause a cell to multiply uncontrollably and become cancerous. तो देखिए यहां तक हम आ गए कि कैंसर फॉर्म कैसे होता है। तो कैंसर फॉर्म कैसे होता है उसका तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक हो रही है, कहीं ना कहीं थॉट ब्लॉक हो रही है, कहीं ना कहीं व्हाट यू कैन से बिलीफ सिस्टम में थॉट स्टॉप हो रही है, कहीं ना कहीं माइंडसेट डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखो दोस्तों, कोई भी केस सॉल्व करने के लिए माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और माइंडसेट का जो तरीका दिया है ओनली एंड ओनली इस पूरे वर्ल्ड में मुझे लगता है होम्योपैथी के अलावा और किधर नहीं बोला। ओके, सो हमें क्या करना है, यहाँ तक मुझे लगता है बहुत सारे डॉक्टरों को पता भी होगा कि बॉडी पे जैसे प्रोटीन का डिस्टर्ब होता है, मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है और वो ग्रोथ फॉर्म हो जाती है। यहाँ तक हमने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी है। अब इसके आगे ये है कि अगर ये प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है या सेल डिस्टर्ब हो रही है, ये सेल जो डिस्टर्ब हो रहा है ये क्यों हो रहा है, बॉडी का ही रीजन है या और कोई रीजन है, ये भी देखना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट, there are two types of genetic mutation. There are two basic types of genetic mutation. One is acquired and second is germline. What is acquired? These are the most common cause of the cancer. Acquired जो होते हैं, these are the most common cause of the cancer. They occur from damage to genes in a particular cell during the personal life. जो पैदाइश और मरते दम तक कोई ना कोई पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं और उसके कारण अगर कुछ सेल को डैमेज हो रहा है तो दैट्स कॉल्ड एक्वायर्ड म्यूटेशन। एग्जांपल, इफ दिस कुड बी अ ब्रेस्ट सेल और कोलन सेल व्हिच देन गोज इनटू द डिवाइड एंड मेनी टाइम फॉर्म ए ट्यूमर। नेक्स्ट, a tumor is an abnormal mass. Tumor is an abnormal mass. Cancer can occur because of acquired mutation is called a sporadic cancer. Acquired mutation are more not found in every cell of the in the body, and they are not passed from the parent to child. Parent to child से एक कैंसर पास नहीं होता। इसके रीजन क्या है? इसके रीजन, the factor that causes the mutation includes tobacco, ultrasound radiations, viruses, age, and lifestyle. So these are the basic secondary factor for the cancer. These are not the primary factors. Primary factors always in the mind, not in the body. So we have to see, we also see what are the causes in the mind that can be prevent cancer or that can be caused cancer. तो आगे चलते हैं। These are the risk factor: diet, toxins, genetics, risk factor, and secondary lifestyle. So sedentary lifestyle. Next, germline mutation. ये क्या होता है? These are the less common. Germline mutation occurs in the sperm cell or egg cell. It passes directly from the parent to child at the time of conception. As the embryo grow into the baby, the mutation from the initial sperm or egg cell is copied into every cell within the body. ये genetically आ सकता है या parent to child आ सकता है। A, because the mutation affects reproductive cell, it can pass generation to generation. Cancer caused by germline mutation is called inherent cancer. It is an account for 5 to 20% of all the cancer. सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर, ये कैंसर थोड़ा लेस होता है जर्मलाइन कैंसर, लेकिन एक्वायर्ड कैंसर बहुत होता है।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंसर, वन इज एक्वायर्ड, वन इज जर्मलाइन। सेकेंड, कैंसर का कॉज क्या है एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू, मॉडर्न मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी देखा हमने। सेल, सेल एंड सेल, जेनेटिक, जेनेटिक, जेनेटिक्स। यहाँ तक पूरे वर्ल्ड में कैंसर के लेवल पे काम चल रहा है, चाहे फिर बड़े बड़े कैंसर के हॉस्पिटल्स हो, हर एक शहर में हो है। लेकिन इसके आगे देखिए, वन आई हैव टोल्ड यू कि देर आर फाइव टू सिक्स सेवन एट पीस। वन इज साइकोलॉजी, सेकेंड इज फिजियोलॉजी, थर्ड इज पैथोलॉजी, देन प्रिस्क्रिप्शन, देन पोटेंसी। राइट ना? ये सब पीस है ना, पीस को अंडरस्टैंड करो। अब देखिए, एक क्वेश्चन मार्क मैंने डाला है, लिखा आगे। एक है इंसान, एक है इंसान, और इंसान का डिजीज जो होता है, देखिए स्लाइड को अच्छे से देखिए, इंसान डिजीज है। डिजीज चाहे कोई भी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई भी डिजीज हो, ये इंसान डिजीज है। और डिजीज के बाद जो बॉडी पे मैनिफेस्ट हो रहा है वो है साइंस एंड सिम्टम्स। जो माइंड पे मैनिफेस्ट हो रहा है वो भी है सिम्टम्स, वो भी है साइंस। डेफिनेटली हमें हमारे ऑब्जर्वेशन के तरीके से, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे ट्रीटमेंट लाइन में बोलूंगा कि ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमको कैंसर ट्रीट करना है तो और एक पी है, द प्रोसेस ऑफ कैंसर। प्रिस्क्रिप्शन तक जाना है तो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। देखिए, एक है थॉट, थॉट है, देन थॉट के बाद है फीलिंग, फीलिंग के बाद है उसका डिजीज, एंड डिजीज के बाद है उसका मैनिफेस्टेशन। इसको हम प्रोसेस कह सकते हैं। अगर हम इस प्रोसेस को ट्रीट नहीं कर सकते तो कोई भी हम डिजीज को ट्रीट नहीं कर सकते। तो वी आर द डॉक्टर ऑफ प्रोसेस एंड नॉट द डॉक्टर ऑफ डिजीज। वी ट्रीट द प्रोसेस बिहाइंड द डिजीज एंड नॉट ओनली द डिजीज। अगर हमें कोई डिजीज ट्रीट करनी है तो प्रोसेस ठीक करनी पड़ेगी। प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस इज वन इज देयर आर थ्री टाइप ऑफ प्रोसेस। वन इज सोरिक प्रोसेस, वन इज साइकोटिक प्रोसेस, एंड थर्ड इज सिफिलिटिक प्रोसेस, हम मायोमेटिक फॉर्म में बोलते हैं। तो और अगर हमें, जैसे मैंने कहा कि वन इज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, वन इज एक्यूमुलेटिव प्रोसेस, एंड थर्ड इज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसी को हम मायाजम में माइंड के लेवल पे अलग भाषा यूज करते हैं। तो हमें हर एक डिजीज के पीछे के कारण को देखना पड़ेगा, हर एक कैंसर के पीछे के कारण को देखना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, कारण के पीछे के कारण को ढूंढो, और ढूंढो उस कारण को जिस कारण ने इस कारण को कारण बनाया। क्योंकि जब तक हमें उस कारण का पता नहीं चलेगा कि जो डिजीज आई है बॉडी में, डिजीज आई है, जो डिजीज आई है बॉडी में, जो डिजीज आई है माइंड में, उसके कारण तक नहीं जाएंगे, तब तक हमें वो ट्रीट करने को नहीं आएगा जो हनीमन साहब ने बताया है अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में। तो देखिए, हर एक ऑर्गन, जो बॉडी में जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन को, हर एक ऑर्गन को एक फीलिंग है। और उस फीलिंग को आपको जानना पड़ेगा कि हाँ क्या है इस सब हर एक ऑर्गन की फीलिंग, अगर आप सीरियसली हो कैंसर ट्रीट करने के लिए। देखिए, मैं इतने सालों से कैंसर को देख रहा हूँ, इतने पेशेंट्स देखता हूँ कैंसर के, तो यही तरीका है मेरा कैंसर को ट्रीट करने का। सो फ्रेंड्स, देयर इज नो एनी स्पेसिफिक रेमेडी और नो एनी स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन फॉर द कैंसर कंडीशन, नॉट एनी कंडीशन, नॉट ओनली कैंसर, एनी कंडीशन। तो ऐसे मैंने कहा कि कॉज को ढूंढो, कॉज को ढूंढो, कॉज क्या हो सकता है कैंसर के पीछे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, जैसे मैंने एक ऑर्गन बनाया है कि एटम मॉलिक्यूल से बनता है सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं सिस्टम, और सिस्टम से बनती है पूरी बॉडी। यहां तक, यहां तक ओके। लेकिन इसके आगे जो क्वेश्चन मार्क दिखा रहे हैं, देखो, अगर ये कैंसर, कैंसर की ग्रोथ है, तो कैंसर की जो ग्रोथ है ऊपर है फ्रूट, नीचे है रूट। अगर रूट को ठीक करना, अगर फ्रूट को ठीक करना है तो रूट को ठीक करना पड़ेगा। आई थिंक दिल्ली में जब आया था तब मैंने वो फ्रूट और रूट की बातें सब बताई थी मैंने, मेरे हर एक अपने जो डॉक्टर्स मेरे को जिन्होंने अटेंड किया है। अगर फ्रूट को ट्रीट करना है तो रूट को ठीक करना पड़ेगा, और रूट क्या है? माइंड। आगे, what is the fruit and what is the root? The fruit can always see is always the result of the root you cannot see. हमें जो फ्रूट दिख रहा है उसके हमेशा उसके रीजंस होते हैं, उसके रूट्स। ओके, तो अभी देखिए, ठीक है,
एक तो इतना इतना तय है, इतना फिक्स है कि कहीं ना कहीं बॉडी में एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एबनॉर्मल सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एबनॉर्मल सेल्स का स्टोरेज हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो एबनॉर्मल सेल्स कोई ना कोई ऑर्गन पे आ रहा है। आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आने चाहिए। वन वन ये एबनॉर्मल सेल्स बन क्यों रहे हैं? देखिए दोस्तों, इसका रीजन कोई किसी डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन हमारे होम्योपैथिक फील्ड में इसके रीजन पूरे लिख के रखे हैं। जैसे हैनीमन साहब ने लिख के रखे हैं, केट साहब ने लिख के रखे हैं, डॉक्टर हैमर ने लिख के रखे हैं, डॉक्टर हेरिंग साहब ने लिख के रखे हैं। हमें सिर्फ पता नहीं है कि कोई भी पैथोलॉजी अगर एबनॉर्मल सेल्स बन रहे हैं तो वो क्यों बन रहे हैं, दैट इज वन। एंड सेकेंड, अगर बन रहे हैं तो पर्टिकुलर ऑर्गन पे क्यों जा रहे हैं? कितने लोगों को ब्रेस्ट पे आ रहा है, कितने लोगों को लिवर पे आ रहा है, कितने लोगों को स्केलेटल सिस्टम पे आ रहा है। हर एक ही सिस्टम की अफेक्ट हो रही है, वही सिस्टम क्यों अफेक्ट हो रही है? तो उसके पीछे के रीजन दो है। वन, अभी देखिए, बहुत सारे रीजन है, मैं बहुत सारे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम जाएगा इसमें, क्योंकि हम 3 दिन लगाते हैं इस लेक्चर सुनने से ये करने के लिए। इतना ध्यान रखिए कि ड्यू टू आवर ओन थॉट प्रोसेस, हमारे थॉट प्रोसेस के, हमारे ड्यू टू हमारे थॉट प्रोसेस से कहीं ना कहीं उसका पूरा इफेक्ट हमारे जेनेटिक जीन्स पे आ रहा है। जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा माइंडसेट है, उसी का लोड हमारे जेनेटिक इफेक्ट पे आ रहा है। जेनेटिक इफेक्ट पे क्यों आ रहा है, या थॉट प्रोसेस ऐसी क्यों बन रही है? ड्यू टू इवेंट्स बचपन से लेके आज तक, आज से लेके मरते दम तक हमारे लाइफ में इवेंट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ इवेंट्स आते रहते हैं, और उस इवेंट को ही हम रिस्पॉन्स करते हैं। कोई लोग बोल के रिस्पॉन्स करते हैं, कोई लोग अंदर के अंदर रिस्पॉन्स करते हैं, कई लोग अपने खुद को डैमेज करके रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स जरूर करते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं यहाँ पे कि कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो रिस्पॉन्स तो करते ही करते हैं, और जैसे ही उस रिस्पॉन्स को हम अटैच हो जाते हैं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, उस रिस्पॉन्स को हम अटैच हो जाते हैं या उस इवेंट को अटैच हो जाते हैं, तो वी लैंड अप इनटू द डिजीज। अब देखिए, इंटेंसिटी पे डिटरमाइन करता है कि इंटेंसिटी कितनी है आप उसको अटैचमेंट की और उस इवेंट्स की। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ इवेंट्स में कोई दम नहीं होता, इवेंट्स इवेंट्स होते हैं, लेकिन इवेंट्स को हम कैसे लेते हैं और उसको कितना कैसे अटैच हो जाते हैं, दैट डिटरमाइन योर डिजीज, दैट डिटरमाइन योर प्रोसेस ऑफ द डिजीज। तो अटैचमेंट तो होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अटैचमेंट हो गई है, तो कहीं ना कहीं बॉडी पे भी अटैचमेंट हो जानी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक लेडी है और लेडी कंटिन्यू केयर वर्ज में रहती है, एक्चुअली हमारे एक तो होता है ना कि एक जेंडर में देखा जाए तो, लेडीज एंड जेंट्स में देखा जाए तो, लेडीज बहुत बहुत केयर में रहती है, ऐसा मेल थोड़ा सा अलग मेंटेलिटी का होता है, लेकिन दिस कॉमन ट्रेंड। जो लेडीज उस केयर एंड वरीज को अटैच है, जो लेडीज है, जो जेंट्स भी, लेडीज और जेंट्स कोई भी, अगर वो केयर एंड वरीज के लिए अटैच है, केयर एंड वरीज करना है, बच्चों की केयर कर रहे हैं, हस्बैंड का केयर कर रहे हैं, अपने माता पिता का केयर कर रहे हैं, ओके, यहाँ तक ओके। लेकिन उस केयर को लेके बैठ गए हैं, उस केयर को लेके अटैच हो गए हैं, और कहीं ना कहीं फिर बॉडी अपना रिस्पॉन्स दिखाती है, तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ कैंसर इन द फीमेल। सेकेंड बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर देखो, केयर एंड वरीज है, केयर एंड वरीज अपने पीछे बैकग्राउंड है, और केयर एंड वरीज के को अटैच है, तो कहीं ना कहीं उनकी ब्रेस्ट, ओवरीज, यूट्रस, कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो जाएगा। अगर आपने 100 पेशेंट देख लिए कैंसर यूट्रस के, कैंसर ब्रेस्ट के, कैंसर ओवरीज के, तो कहीं ना कहीं उस लेडी में आपको प्रेडोमिनेंटली कॉज मिल जाएगा, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग केयर्स एंड वरीज है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है विदाउट कैंसर और कंटिन्यू केयर्स एंड वरीज में, तो हमारा करते होता है कि उनको बोलना कि व्हाट यू आर गोइंग फ्रॉम, जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ता आपको कहाँ लेके जाने वाला है। तो homeopathy point of view, this is one of the biggest cause for the cancer of the breast and ovaries and uterus. और एक बात है कि एंगर, एंगर हर एक इंसान में होता है, जैसे फीमेल हो मेल हो, एंगर हर एक इंसान में होता है। एंगर को आप मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए, एंगर को मैनिफेस्ट करने का तरीका अलग अलग है। एंगर कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, कोई चिल्ला के, कोई बोल के, कोई सप्रेस होके, कहीं ना कहीं खुद से बातें जो कर रहा है उस पर भी एंगर ये होता है, कहीं ना कहीं वो एंगर एंगर को लेके खुद को ही बातें करते हैं। कितने लोग होते हैं ऐसे? फॉर एग्जाम्पल, एंगर अंदर बैठा है तो क्या करता है, मैं तुझे ऐसा बोलूंगा, तू मेरे को ऐसा बोल, मैं तुझे ऐसा बोलूंगा, तू ऐसा बोलेगी, ये सब चलता रहता है। कहीं ना कहीं जेनेटिक पे उसका इफेक्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका जेनेटिक कोड चेंज हो रहा है, ध्यान में रखना।
और इसी एंगर को अगर हम अटैच होते हैं, अगर हम पकड़ के रखते हैं, तो डेफिनेटली कोलन इज द ऑर्गन, जेट इज द ऑर्गन विच कॉजेस कैंसर। जैसे मुझे बहुत एंगर आ रहा है, बहुत एंगर और एंगर सप्रेस हो रहा है, और वो एंगर इसलिए आ रहा है कि मैं इस इंसान को छोड़ नहीं सकता। इस इंसान मेरे लाइफ में, जैसे कितने बार एग्जांपल होता है कि हस्बैंड है और वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ का जमता नहीं है, उनका बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है दोनों का, लेकिन रहना तो एक साथ है। रहना तो एक साथ है। हर एक हस्बैंड की हर एक छोटी छोटी चीज, या वाइफ उस वाइफ की हर एक छोटी छोटी चीज उस हस्बैंड को या वाइफ को डैमेज कर रही है, एंगर दिला रही है, और एंगर किसी ना किसी कारण से निकल नहीं रहा है या निकल भी रहा है, दैट एंगर इज गोइंग टू द जीआईटी। अगर कोई इंसान मेरे लाइफ में है और वो नहीं निकल रहा है, तो दैट विल अफेक्ट द लोअर जीआईटी ट्रैक्ट। तो कहीं ना कहीं कोलॉन इज द टारगेट ऑर्गन फॉर द एंगर। तो हम देखिए फिर से एक मैसेज आ गया, हम अगर एंग्री है, अगर हम एंगर कर रहे हैं अपने बॉस पे, अपने घर पे, किसी पे भी, स्टाफ पे, किसी पे भी, तो उस एंगर को कंट्रोल करना है। देखो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले पेशेंट को कंट्रोल करने से पहले हम हमको कंट्रोल करें। ये नॉलेज हम पहले इंप्लीमेंट हम पे करें, ताकि हम अच्छे हो जाए। बाद में तो हम पेशेंट को ठीक करेंगे, दैट इज सेकंड स्टोरी, बट दिस इज द रियलिटी। अभी कितने सारे होम्योपैथी लोग भी मानते नहीं, लेकिन एलोपैथी लोग का रिसर्च चल रहा है, लेकिन दिस इज द करेक्ट, यही बस सही है। और एक चीज आती है कि डर। अभी डरते तो हम सब है, हर एक चीज के लिए डरते हैं, और देखना यह है कि डर कहाँ पे आएगा। डर कहाँ पे आएगा? छोटी मोटी चीजों को डरना, ओके, इट इज कॉमन, डरना चाहिए, लेकिन डर कितना चाहिए? हर बार डरे रहना, हर बार डरे रहना, हर बार डरे को अटैच रहना, हर बार डर को अटैच रहना, ये कहीं ना कहीं आपकी लंग को पकड़ेगा, क्योंकि लंग इज ऑर्गन ऑफ डर, लंग इज ऑर्गन ऑफ लाइफ। फिर उससे मैथमेटिका कैसे आएगी, उसमें से रेपर्टरी कैसे आएगी, दैट इज द सेकेंड। लेकिन पहले फिलोसॉफी मालूम होनी चाहिए कि ये डर कहाँ पे जाएगा, एंगर कहाँ पे जाएगा, केयर वरी कहाँ पे जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे जाएगी, है ना, ये जेलसी कहाँ पे जाएगी, ये सस्पिशियसनेस कहाँ पे जाएगा, ये एक्यूरेटनेस कहाँ पे जाएगा, ये परफेक्शन कहाँ पे जाएगा। देखिए, जितना आप दिमाग में आप अपने थॉट को या अपने विचारों को जितना अटैच हो ना, उतना ही अटैचमेंट अपनी बॉडी दिखाती है कि डिजीज फॉर्म में। मैं बोलता हूँ ना कि प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, रिएक्शन टू द प्रॉब्लम इज एन एक्चुअल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, रिएक्शन टू द प्रॉब्लम इज एन एक्चुअल प्रॉब्लम। समस्या समस्या नहीं है, समस्या को समस्या समझना समस्या से बहुत बड़ी समस्या है। एग्री मी? हेलो, अगर समझ आए तो बोलिए हाँ। तो मैंने क्या क्या बोला अभी? एक कहा कि मैंने केजन वरीज बोला, फैस्टिडियसनेस बोला, अपना परफेक्शन बोला, देन एंगर बोला, फियर फैक्टर बोला, ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी ले रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कितने अटैच है, दैट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर। इसका मतलब है ना, आप डरो मत। कितने बार मैं लेक्चर्स में जाता हूँ, तो मेरे मेरे को लेक्चर होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर इसका मतलब ये है क्या? नहीं, दिस इज अवेयरनेस रहना, अवेयरनेस रखना है खुद में, अवेयरनेस रखना है। जैसे बोलते हैं ना कि देयर आर फाइव सेंसेस, आंख है, कान है, नाक, कान है, नाक है, मुंह है, और अपना बॉडी का स्किन है, राइट? दिस इज द फाइव ऑर्गन्स। हम इस फाइव ऑर्गन से ही अपनी ये पूरी दुनिया को अंदर लेते हैं। अगली में हेलो, इस पूरे फाइव ऑर्गन से हम दुनिया को अंदर लेते हैं। बस इस फाइव ऑर्गन के बाहर जैसे रिसेप्टर्स काम करते हैं ना, वैसे पहलेदार रखने चाहिए, पहलेदार। आंखों में पहरेदार, कानों में पहरेदार, नाक के इधर पहरेदार, मुंह के इधर पहरेदार, स्किन के इधर पहरेदार। क्यों? जब हमारा वॉचमैन रहता है ना हमारे बाहर, तो वॉचमैन डिसाइड करता है कि अंदर किसको छोड़ना है और बाहर किसको छोड़ना है, राइट ना? वैसे ही दोस्तों, हमेशा याद रखना, थॉट क्या कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थॉट क्या कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर प्लीज शेयर जेलसी, क्या लिखा है? प्लीज शेयर। Jealousy, perfection, and suspiciousness once again. ओके, आई विल टेल यू। जैसे मैंने कहा कि कान के इधर, नाक के इधर, कान के, सबको पहरेदार रखना है। पहरेदार क्यों रखना है? क्योंकि कोई भी हम कुछ चीज देखते हैं ना, तो उसको अंदर लेना है कि नहीं लेना है, वन। कोई भी कुछ सुनते हैं ना, उसको अंदर लेना है कि नहीं लेना है। कोई भी चीज सुनते हैं तो उसको अंदर लेना है कि नहीं लेना है। यह हमारे बीमारियों को रोक सकता है।
नहीं तो देखो सब कचरा सब आ रहा है, बाहर से कचरा आ रहा है, कचरे को अंदर कैसे लेना है, दैट इज यू डिसाइड, आप डिसाइड करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन था? क्या क्वेश्चन है, फिर से एक बार बोलो। कर दे रहे कि जेलसी। Teacher, jealousy, perfection, and suspiciousness once again. अच्छा, जेलसी, परफेक्शन एंड सस्पिशियस, ये देखो दिस आर द, हाँ प्लीज शेयर एक्सपीरियंस ऑफ एलिम्पोटेंसी का, ओके ओके, प्लीज शेयर एलिम्पोटेंसी का, ये भी बताऊंगा। अब देखिए किसने कहा है कि जेलसी, सस्पिशियस और क्या, परफेक्शन क्या है? देखिए ये सब इमोशंस है अपने, एनी इमोशंस, नॉट ओनली परफेक्शन, नॉट ओनली सस्पिशियस, नॉट ओनली जेलसी, कोई भी इमोशंस अपना जो भी अपना इमोशंस है, वो इमोशंस को अगर हम जितना अटैच होते हैं, ठीक है, क्या लिखा है? आपने बोला Emotions, kidneys, kidney stop problem it. are related to fear and insecurity emotions are said. Or refreshment. बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है, कहीं ना कहीं आपको इधर से उधर से मिलेगा। जैसे मैं बुक रेफरेंस करता हूँ, केंट्स फिलोसॉफी, हेरिंग गाइडिंग, चटर्जी, देन चौधरी सर, हैमर थ्योरी, शंकरन सर, विजयकर सर के सबकी किताब देखता हूँ मैं, और सबसे निकाल के मैं मेरे नोट्स निकालता हूँ खुद के। तो एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैंसर समझ में आ गया, होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू आपको कॉजेज समझ में आ गया। जब देखिए दो चीजें ध्यान में रखना, एक है माइंड और दूसरा है बॉडी, राइट? मायाजम से बीमारियां आती है, मायाजम से बीमारियां अंदर से बाहर आती है और मैनिफेस्ट होती है इंटेलेक्ट पे, माइंड पे और बॉडी पे। लेकिन द बेसिक कॉज ऑफ द एनी डिजीज इज मायाजम, द फंडामेंटल कॉज ऑफ द डिजीज इज मायाजम। तो मायाजम से, तीनों मायाजम से ऐसे बता, ऐसे लहरें आते हैं, लहरें, सोरा, सिफिलिस, साइकोस, लहरें आ रहे, लहरें आ रहे, लहरें आ रहे, लहरें जा भी रहे, ओके। ये लहरें आ रहे हैं अंदर से और लहरें जा भी रहे, इन द फॉर्म ऑफ मायाजम, इन द फॉर्म ऑफ इनप्यूरिफिकेशन, नॉट प्यूरिफिकेशन, इनप्यूरिफिकेशन। उस इनप्यूरिफिकेशन को हम अगर पकड़ते हैं माइंड पे लेवल पे, इंटेलेक्ट पे लेवल पे या बॉडी पे लेवल पे, डिजीज आना ही आना है, डिजीज आना ही आना है। तो डिजीज जब आती है तो वो मैनिफेस्ट कैसी होती है, इन द फॉर्म ऑफ, एक तो बॉडी पे इफेक्ट होती है या माइंड पे इफेक्ट होती है। तो हमें हमारे रेपर्टरी के लेवल पे देखना है तो क्या देखना पड़ेगा, बॉडी पे मैनिफेस्ट कहाँ पे होगी, सेल से लेके ऑर्गन तक, राइट, सेल से लेके ऑर्गन तक। और माइंड पे इफेक्ट कहाँ होगी, जैसे बोलते हैं ना, काम काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये जो माइंड के जो कंटेंट है वहां पे वो इफेक्ट हो जाएगी। यहां तक जनरलाइज हो गया। अब हमें अगर रेपर्टरी में और मेटामेडिका में जाना है, तो अगर जेलसी है तो वो मैनिफेस्ट कैसी हो रही है, अगर सस्पिशियसनेस है तो मैनिफेस्ट कैसी हो रही है, अगर फैसिलिटेसनेस है तो मैनिफेस्ट कैसे हो रही है। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन लीड्स टू रेमेडी। अगर रेमेडी की तरफ जाना है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो मैनिफेस्ट कैसे हो रहा है। देयर इज नो एनी रेमेडी फॉर कैंसरस केस, देयर इज नो रेमेडी फॉर अल्सर, कैंसर में से किसकी रेमेडी नहीं है, वैसे सेम देयर इज नो एनी रेमेडी फॉर फैसिलिटेसनेस, देयर इज नो एनी रेमेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज नो एनी रेमेडी फॉर एंगर। वो एंगर कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मैनिफेस्ट हो रही है, उस पर हमें फिक्स होता है कि इसकी रेमेडी क्या आ सकती है। तो हर एक ड्रग का अपना अपना तरीका है मैनिफेस्ट करने का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बातें करता हूँ कि सपोज एक एक रोल दिया है किसी को, एक रोल दिया है, एग्जाम्पल, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, कैसा था पिक्चर? ओम शांति। ओम शांति ओम का डायलॉग था, ओम चुटकी की, वो एक चुटकी की सिंदूर, एक चुटकी की एक कीमत छोटी सी- तुम क्या जानो, रमेश बाबू, कुछ तो था ऐसा। अगर ये डायलॉग हर एक इंसान को दिया, हर एक एक्टर को दिया, शाहरुख खान को दिया, आमिर खान को दिया, सलमान खान को दिया, अजय देवगन को दिया, हर एक अपने अपने तरीके से बात करेंगे, हर एक अपने अपने तरीके से, उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन होंगे, उसका बोलने का तरीका अलग होगा। डायलॉग सेम है लेकिन हर एक का अलग अलग होगा। वैसे ही हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जैसे नैट्रम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ऑरम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कॉक्यूलस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कल्किरिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो कैसे मैनिफेस्ट करेंगे इन द बॉडी, इन द कैंसरस कंडीशन ऑल्सो, राइट ना? तो कैंसरस कंडीशन में भी ये सारे ड्रग अपना अपना मैनिफेस्टेशन कैसे दिखा रहे हैं। तो देखिए, एक होता है ड्रग अपने हेल्दी स्टेट में, एक होता है ड्रग पैथोलॉजी में, और एक होता है ड्रग अपना हीलिंग पावर में। तो हमें उस ड्रग की परिभाषा नॉर्मल फेज में मालूम होनी चाहिए, उस ड्रग की परिभाषा हमें पैथोलॉजिकल कंडीशन में मालूम होनी चाहिए, उस ड्रग की परिभाषा हमें हीलिंग प्रोसेस में मालूम होनी चाहिए।
अब देखिए हर एक ड्रग जो फॉर एग्जांपल अभी जैसे कलकीरा बहुत ही बोलने वाला ड्रग है, फॉस्फोरस बहुत बोलने वाला ड्रग है, सल्फर बहुत बोस्टिंग वाला ड्रग है। हाँ, तुझा बहुत ही ऑरोगेंट है, तुझा बहुत ही बोलते हैं ना कि बहुत ही रिलीजियस काइंड ऑफ पर्सन है। ये रिलीजियसनेस ऑफ ऑफ तुझा, ये बोस्टिंगनेस ऑफ सल्फर, ये इनसिक्योरिटी या प्रोटेक्शन या लवेबल कलकिरिया, ये डिजीज फॉर्म में भी दिखते हैं क्या? ये फिर से क्वेश्चन आना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन आंसर जब आते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो हमें देखना है हर एक कैंसर केस में, हमें प्रेजेंट डिस्पोजिशन लेनी है उस कैंसर की कंडीशन की, और प्रेजेंट डिस्पोजिशन मैच करना है उसकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को। और वैसे मैं कहता हूँ कि कितने लोग को पता होगा कि क्या लेके आया है, क्या लेके जा रहा है और क्यों लेके जा रहा है। यू शुड फॉलो दिस कंडीशन। मैं आपको इसी बेस पे केस दिखाऊंगा, उस केस में देखिएगा ऐसे कैसे आपको समझ में आता है। सो आई विल शो वन केस ऑफ ओवर। मैं जानबूझ के हिंदी केस दिखा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे मराठी केसेस है लेकिन आपको नहीं समझेगा, इसलिए मैं एक हिंदी केस चॉइस की है, क्योंकि पूरे भारत के लोग इसको देख रहे हैं इसलिए। सो आई विल शो द केस ऑफ सी ओरी। थैंक यू, सब लोग लिसन कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, थैंक यू वेरी मच। देखो, हाँ, दिख रहा है। मैंने अब एक पिक्चर देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि दृश्यम 2 देखा होगा आपने, उसमें एक डायलॉग बहुत अच्छा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपके सामने क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपके सामने क्या है, इंपॉर्टेंट ये है आप उसमें क्या देख रहे हो। बेस्ट है, क्योंकि देखिए होम्योपैथिक फील्ड में ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक केस में देखो, एनाटॉमी तो सबको दिखती है, एनाटॉमी तो सबको दिखती है, फिजियोलॉजी भी लोगों को दिखती है कि सांस चल रहा है, कि आंखें चल रही है, कि कान चल रहा है, कि नहीं, सबको दिखता है, राइट। पैथोलॉजी जो बाहर आती है तो वो भी दिखती है, लेकिन साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप किसी इंसान की साइकोलॉजी नहीं पढ़ते, तब तक मजा नहीं है। थैंक्स सर एंड शेयरिंग द, अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। देखो दिस इज केस ऑफ सी ओवरी। This is a case of 51-year-old female patient who has diagnosed with a carcinoma of ovary associated with the thyroid complex. एक 51 साल की लेडी है जिसको डायग्नोसिस किया है कि सी ओवरी है और थायराइड की कंप्लेंट भी है। आगे, carcinoma of ovary detected on 3rd December 2018 during the beginning of suffering at the first come to notice about the thyroid problem. आगे, history of chief complaint. Complaint started with the pricking pain at left epigastric region in the month of June. Pain mostly aggravation by eating, sitting, but it's in pain. Flushes of heat from body and burning of palms and sore occasionally. Gradually, she was gaining weight. So she had gone for blood investigation on 1st December 2018 and was diagnosed as hypothyroid. She started with conventional medicine. Since then, gradually started with an abdominal distension. देखो थायराइड डायग्नोसिस हो गया। देखो, हमेशा याद रखना, अगर आप सीरियस हो तो जर्नी को अंडरस्टैंड करना, हर एक की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा ही नहीं आया ना, चाहे उसकी बर्थ हो ऐसा ही नहीं आया, चाहे उसकी मौत हो ऐसा ही नहीं जा रहा है, चाहे वो जर्नी कुछ भी हो ऐसा ही नहीं हो रहा, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। Gradually, she was gaining a weight, so she had gone for blood investigation on 1st December 2018 and was diagnosed as hypothyroid. She started with treatment and बाद में उसको क्या हुआ, gradually with abdominal distension and mostly on sitting aggravation. आगे, pain in lower abdomen, aggravation on pressure, ambulation aggravation by bending forward and ambulation on bending backward. These are the modalities. After that, started with the bloody discharge for few days, and later it was white discharge, which was on and off. She complained it to her gynecologist as she is having leukorrhea on and off as she had her menopause 3 year back ago. 3 साल पहले उसको मेनोपॉज था और ल्यूकोरिया इंटरमिटेंट आ रहा था उसको। आगे, past history pain in abdomen due to which hospitalized twice.
हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायरॉयड, थायराइड। वेजिटेरियन डाइट है, एपेटाइट इंक्रीज है, एंगर कैनॉट कंट्रोल है, पाल्पिटेशन, एंगर कैन कंट्रोल, पाल्पिटेशन होता है, डिजायर फॉर स्पाइसी स्वीट एंड बनाना, एवर्जन टू मिल्क एंड पाइनएप्पल। आगे थर्स्टी है, स्लीपलेसनेस ड्यू टू पेन, ड्रीम्स नॉट स्पेसिफिक, elimination bowel hard stool has to strain 2 to 3 times per day, bladder involuntary passes urine if urging and then delayed, tongue white coating centrally with papilla and red tip, patient is hot। आगे अब देखिए यहां तक हमें माइंड पता चल सॉरी बॉडी पता चल गई, उसका डिजीज पता चला, उसकी बॉडी पता चली, ये पूरा बॉडी का मैनिफेस्टेशन हो गया। लेकिन बॉडी को जो डिजीज आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? माइंड से। हमेशा याद रखना, कोई भी बीमारी, कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है। तो ऊपर क्या है? माइंड है, उसके ऊपर क्या है? इंटेलेक्ट है, उसके ऊपर क्या है? मायाजम, उसके ऊपर क्या है? स्पिरिट है, और सबसे नीचे क्या है? बॉडी है। तो बॉडी पे मैनिफेस्ट होगा पहले। बॉडी इज एन ड्रेनेज लाइक, तो मतलब सब कचरा जा रहा है बॉडी से। तो अभी माइंड क्या है देखेंगे। माइंड एंड लाइफ फेस, चाइल्डहुड मोर अटैच टू द मदर। किसको अटैच है? मदर को। शी वॉज फेयरलेस एंड कॉन्फिडेंट गर्ल एज शी यूज टू प्ले क्रिकेट एंड कबड्डी। बचपन से कॉन्फिडेंट लेडी है, क्रिकेट खेलना और कबड्डी खेलना अच्छा लगता है। सिंस चाइल्डहुड शी वॉज बीन डोमिनेटिंग दैट अदर शुड रिस्पेक्ट हर ओपिनियन। बचपन से लेके उसको लगता है कि मैं ही ग्रेट हूँ और मुझको डोमिनेटिंग करना अच्छा लगता है, बिकॉज रिस्पेक्ट चाहिए। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही रिस्पेक्ट का प्रॉब्लम है। कई बच्चों को बचपन से प्यार का प्रॉब्लम होता है, कई बच्चों को पहले बचपन से ही सपोर्ट का प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स अलग अलग उसकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है। टाइम इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी पे क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो सिंस चाइल्डहुड देयर इज शी इज डोमिनेटिंग एंड शुड रिस्पेक्ट फॉर हिज ओपिनियन। हमें हमारे खुद के ओपिनियन को रिस्पेक्ट चाहिए। नेक्स्ट, सिंस अर्लियर शी इज रिस्पॉन्सिबल एंड कंप्लीटेड इट विथ ऑल प्लान्स। रिस्पॉन्सिबल भी है और प्लान्स करके उसको कंप्लीट करना उसकी खासियत है। गेट एंग्री इजिली ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, quarreling with those people if anyone do a fear unfair to anyone, then she become very angry as she can't tolerate injustice। यहाँ तक क्या क्या दिखा हमने? एक, शी इज अ रिस्पॉन्सिबल, शी इज एन वांट रिस्पेक्ट की लेडी है, एंग्री ऑन कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉरलिंग है, एंड इफ एनीवन अनफेयर किसी के साथ करता है तो वो इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करती। यहाँ तक इतना समझा। आगे, she is egoistic and obstinate lady. On contrast, she is helpful and supportive as she helped to her brother-in-law to clear his loan amount। बचपन से वो जैसे देखा जाए तो सपोर्टिव है, हेल्पफुल है, और उसके ब्रदर इन लॉ को उन्होंने उसकी खुद की लोन अमाउंट क्लियर करने के लिए उनको हेल्प की। इन जनवरी 2018 हर मदर ब्रदर इन लॉ वाज एक्यूज फॉर फॉर करप्शन इन हिज गवर्नमेंट जॉब। उसके ब्रदर इन लॉ को गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम आ गया। तो जैसे इसका नेचर क्या है, सपोर्टिव एंड कैसा है? फाइटर नेचर है। ही गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम हिज गवर्नमेंट जॉब, उसके ब्रदर इन लॉ को सस्पेंड कर दिया गवर्नमेंट जॉब से। सो एट दैट टाइम शी लुक्स took initiative in its, she felt injustice he's been done with her। तेल लगा के आओ, जाओ जाओ, नहीं तो मैं आ रही हूँ तेल लगाने। आप अपना सर पोछो पहले। ठीक है। So at that time she took initiative in it as she felt injustice in being done with her brother-in-law। She pursued his matter constantly। In November 2018, she met his officer regarding his matter। During meeting, the officer talked to her rudely। वो ऑफिसर जो है उसने रूडली बात की and told her that he can be punished। उनके brother-in-law को punishment भी हो सकती है। She get anger and felt that if she happens her family will lose her dignity। अभी क्या हो रहा है, उसके ब्रदर इन लॉ को अगर कुछ होता है और सस्पेंड करते हैं या प्रॉब्लम आता है तो इसको क्या लगता है कि मेरी पूरी फैमिली पे आ गई, आगे जाएगा, और फैमिली पे आने जाने के बाद डिग्निटी पे आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बचपन से रिस्पेक्टेबल लेडी रिस्पेक्ट के लिए बहुत ये होती है, और उसको वही प्रॉब्लम आ गया जो उसका वीक पॉइंट है, डिग्निटी पे आ जाएगी। आगे मैं भी केस आपको डायरेक्टली बोल ही देता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास। हाँ, तो ऑब्जर्वेशंस क्या है, जरा वीडियो देखो। वीडियो देखिए तो उसका ओवरी का जो से था, क्या बोलते हैं उसको, C125, बहुत हाई था,
वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ऑलो बोल रहे थे, ऑलो एक्सेस तो माझ्याकडे आले। हाँ चलो हो गए। and she was suffering from CA of ovary 13 और yeah. उस समय का जो CA 125 था that was around 4,000 क्या क्या CA 125 is 4,390 4,300 कब था? 3 महीने पहले थे। ये 13 दिसंबर टाटा हॉस्पिटल में जब ये रिपोर्ट निकाला था 6 दिसंबर को, तब इनका CA 125 ये था। फिर हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड जब ये 5 मार्च को हमने फिर से रिपोर्ट कराया तो दैट इज डिक्रीज अप टू 1390। ये कब की? ये 5 मार्च को 5 मार्च को किया। अच्छा वेरी गुड। किया था। और एंड ट्यूमर ट्यूमर साइज ऑल्सो ट्रीटमेंट पहले जो ट्यूमर साइज था इन राइट ओवेरी दैट इज 14 10 एंड और अभी ऑलमोस्ट हाफ हो गया दैट इज कहाँ पे रिपोर्ट वाला अभी का? 7.4 एंड 7.8। अच्छा दोनों कंपैरिजन किए। लेफ्ट ओवेरी का था वो भी 12 10 और 7.9 था, जो कि 4.7 6.2 और 7.3 तक आ गया। So we are very happy from the treatment, ओके। want to continue that treatment। क्या क्या चेंजेस है आपको? क्या क्या फर्क लग रहा है आपको पहले से? मैं आपको बहुत अच्छा लग रहा। पहले तो कमजोरी थी, पूरी मेरा पेट फूल गया था, पेट में सूजन टाइप था, खान बहुत बड़ी थी। उसके बाद डॉक्टर ने भी मेरे को कहा कि तुमको बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो। डॉक्टर घोषले ने मेरे को बहुत हौसला दिया, उस हौसले से मैं बहुत आगे बढ़ती रही राइट राइट। और आज मैं ठीक। एक्चुअली डॉक्टर वाज एक्सपेक्टिंग लार्जर सर्जरी। उनका ऐसा था कि यूटेरस का साइज थोड़ा स्वेल हो गया था, तो उसकी वजह से जो लार्ज इंटेस्टाइन था ना वो भी थोड़ा दब गया था, बट इंटेस्टाइन को कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑपरेशन छोटे में ही निपट गया। क्या कहेंगे आप होम्योपैथी के लिए? तो आई विल प्रेफर एवरीबॉडी टू गो फॉर होम्योपैथी। वेरी गुड। और बोलिए खाना पीना कैसा लगा आपका? बढ़िया। हाँ, इनको खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं आई, खाना मतलब भी खाना वो खाती बराबर हूँ। से खाते हैं। 3 रोटी डेली का है, सुबह शाम का। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि खाना नहीं खा पा रहे हैं। अगर कभी खाना खाया कब्जियत वब्जियत भी होती नहीं रही। खुश हुआ? हाँ बहुत खुश हो। एपी जाओगे आप? हाँ। ये तो फिटनेस सर्टिफिकेट है। भैया तुम्हें ठीक है? Nice experience. CA 125 drastically रुक गया। 4,000 होता तो आता 39 वर आलेला आहे. असायटिक क्लिअर्ड पण नॉट CA 19 टेस्ट केलेली होती, ती पण पॉझिटिव्ह होती अँड प्रेझेंटली निगेटिव्ह आहे. निगेटिव्ह फॉर असायटिक क्लिअर्ड टॅपिंग केलेला आहे. अँड शी इज सो आप लोगों ने देखा होगा कि कितना चेंज आया आफ्टर राइट सिमिलीमम। इसको बेसिकली चलने को बहुत तकलीफ हो रही थी, बाल जा रहे थे एंड CA 125 वो CA 125 लगभग 4,000 के ऊपर कुछ तो था। और उन लोगों ने कहा था कि एलोपैथी लोगों ने कहा था कि इसका CA 125 कभी नीचे नहीं आ सकता। बट और आफ्टर राइट सिमिलीमम उसका मुझे लगता है 3 महीने में 39 पे आ गया और ऑलमोस्ट ओवरियन साइज जो था वो ऑलमोस्ट नील यानी हाफ से भी नीचे आ गया। सो दिस इज ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी मैनेज तो करती है लेकिन बिना हार्म, कोई अपने पेशेंट को हार्म नहीं करती, अपने पेशेंट्स अच्छे से ठीक हो जाते कोई विदाउट साइड इफेक्ट। ये बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये आता है कि सर इसमें ऑब्जर्वेशन क्या किया आपने और इसको ऐसी रेमेडी कौन सी दी जो इस रेमेडी से इस पेशेंट को ठीक लगा।
अब देखिए मुझे जो सुन रहे हैं उनको अगर कुछ इस केस में से पता चला हो तो प्लीज दे कैन शेयर देयर व्यूज। आप बता सकते हैं लिख के कि क्या। देखिए मैंने जैसे कहा कि इसको सी ओवरी है, सी ओवरी के पहले उसको थायराइड हुआ था, और थायराइड होने के बाद उसका जो बॉडी बॉडी का तो आपको पता चला। इसको माइंड का क्या बोला मैंने, बचपन से देखा जाए तो वेरी करेजियस लेडी थी, करेजियस, वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी केयरिंग एंड वेरी डैशिंग। बचपन से देखा जाए तो उसको रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन लाइफ में ऐसा एक इवेंट आ गया, उसके ब्रदर इन लॉ को कुछ गवर्नमेंट प्रॉब्लम आ गया, और गवर्नमेंट प्रॉब्लम आने के बाद जब वो कन्विंस करने लगी उस गवर्नमेंट ऑफिसर को, तो गवर्नमेंट ऑफिसर ने बहुत रूडली बोला इससे, और रूडली बोलने के बाद ये बहुत डिस्टर्ब हो गई, और उनको लगा कि अभी ये जो प्रॉब्लम है ये मेरी फैमिली पे आ सकता है, मेरी डिग्निटी लॉस हो सकती है। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, डिग्निटी है, ये सब प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, और इसी को लेके हमको माइंड को और बॉडी को लेके मैच करना है, और उस मैचिंग को हमें एक सिमिलियम देना है। वो सिमिलियम क्या है, क्या हो सकता है सिमिलियम? डॉक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मच। डॉक्टर सिंह बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मच, वेरी गुड, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है। और आउट ऑफ 10 देखो, आउट ऑफ 10 नीतू अरोड़ा जी कहते हैं कि पहला नहीं देना है। डॉक्टर सिंह जी कहते हैं हॉटी एंड इगोस्टिक बोलते हैं, वेरी गुड। पैलाडियम भी आ गया रेमेडी में, लिख के लेता हूँ यहाँ पे पैलाडियम। देन डॉक्टर इंदिरा कहती है कि प्लेटिना देना चाहिए, बहुत इगोइस्टिक लड़की है इसलिए प्लेटिना देना चाहिए ऐसा आपको लगता है, बट वेरी वेरी गुड। पैलाडियम भी बहुत अच्छी बात बोली। अमित जी कहते हैं कि अगर मैं लड़का होती तो शायद क्या, इतनी डांट नहीं पड़ती। इतनी डांट नहीं पड़ती। अच्छा, डॉक्टर अलीशा क्या नेट्रम्यूर कहते हैं। डॉक्टर शहीद सैयद डिग्निफाइड, डिग्निफाइड रेमेडी चाहिए कोई भी। डॉक्टर अनवत कहते हैं कि इग्निशा देना है। डॉक्टर दीपिका नेट्रमूर, डॉक्टर पल्लवी नेट्रमूर। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। कहीं ना कहीं ऐसी रेमेडी आ रही है जो रेमेडी बहुत अच्छे अच्छे वहाँ तक जा रहे हैं। डॉक्टर सेंसिटिव टू रूडनेस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर कविता सचदेव पैलाडियम, डॉक्टर नगमा नेट्रम्यूरेटिकम, डॉक्टर हेमलता नेट्रम्यूर और इग्निशिया। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर, ओके ओके, नेट्रम्यूर कहते हैं। डॉक्टर अमित कहते हैं एपिस मेलिफिया देना चाहिए। और मेट। डॉक्टर प्रकाश कहते हैं प्लेटिना, ग्रीमा प्रकाश प्लेटिना। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग, और वो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर्स, जो स्टूडेंट्स है, डॉक्टर्स है, उनको सबको अच्छे से होम्योपैथी समझे, बहुत अच्छे होम्योपैथी फैलाए हम सब हर तरफ। अगर मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन रहा स्टूडेंट के लिए तो मैं 100% सबके लिए तैयार हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस प्रैक्टिस होती है, और बाकी के सब होम्योपैथी फैलाने का अपना करते होता है आगे। और कौन क्या बोलेगा? यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर मानसी सिलिशिया, तो रेमेडी आई प्लेटिना, सिलिशिया, एपीस, नेट्रमकार, नेट्रमकार आ गई, इग्निश आ गया, नेट्रम्यूर आ गया। बहुत सारे लोगों ने अच्छा बताया, आई एम वेरी हैप्पी। कार्सिनोसिन भी किसी ने कहा, कार्सिनोसिन, कार्सिनोसिन भी कहा है। देखो माइंड में एक ध्यान रखना, हमेशा प्रोसेस को एंजॉय करना। प्रमोद जी कहते हैं कि ऑरम मेटालिकम, वेरी गुड, ऑरम भी आ रहा है। यस, ब्रदर इन लॉ एज ए चाइल्ड, यस बराबर है, आप एज ए चाइल्ड लिख किया। डॉक्टर सुजाता कॉस्टिकम, कॉस्टिकम आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत रेमेडीज अच्छे अच्छे आ रही हैं। अब देखिए मैंने अब तक आपको मैंने पूरी केस टेकिंग बताई। मर्क आयोन फ्लेम भी आकर डॉक्टर पल्लवी जी, मर्क आयोन फ्लेम, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर स्टेपिसाग्रिया, मनोज सर कहते हैं कि स्टेपिसाग्रिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो कहीं ना कहीं सब रेमेडी स्टीमल रेमेडी दी है, कहीं ना कहीं हर एक रेमेडी, वो आई एम वेरी हैप्पी। आप लोगों को इतना तो पता है कि सब रेमेडी, सब रेमेडीज स्टीमल रेमेडीज, सब रेमेडीज। अब हमें देखना है, चलो अब हमें देखना है कि ये प्रोसेस को कैसे अंडरस्टैंड करना है। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि डिजीज के पीछे भागो ही मत, डिजीज के पीछे भागो मत। डिजीज के पीछे क्या है, बहुत बड़ी प्रोसेस है। जब तक हम उस प्रोसेस को नहीं समझ सकते तब तक वो डिजीज को ट्रीट नहीं कर सकते। देखिए एलोपैथिक लोगों ने
4300 300 से ज्यादा भी CA 125 उसका था, लेकिन विद द राइट रेमेडी उसका 40 आता है 3 महीने में, और ऑर्गन की पैथोलॉजी पूरी नॉर्मल हो जाती है। यानी जैसा 14-20 कितना बड़ा था उसका ओवरिन मास था, तो उसका ओवरिन मास भी हाफ से भी कम हो गया। तो इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है उस रेमेडी में। देखो, वो जो रेमेडी होती है ना, अपनी होम्योपैथी रेमेडी दिखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन उसके पीछे जो ताकत है, जब देते हैं सब सोच समझ के देते हैं ना, पूरी कायनात उसके पीछे लगती है। देखो, अगर कोई पेशेंट को ठीक कर रहा है ना, कोई पेशेंट को ठीक करना है, स्पेशली कैंसर केसेस, इतनी सी बात नहीं है, वो कायनात चाहिए पूरी अपने साथ। पूरी कायनात जब साथ देती है ना, तो डेफिनेटली कैंसर जैसे केसेस भी अच्छे से ठीक हो सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। आपको मैंने बताया कि उसका बॉडी कैसे था, उसका जनरल्स कैसे थे, और मैंने ये भी बताया कि उसका माइंड कैसा था, उसके माइंड की पैथोलॉजी कैसी थी। माइंड की पैथोलॉजी बॉडी पे कैसे मैनिफेस्ट हो गई, ये भी मैंने बताया। अब हमारा आशा है सवाल राइट रेमेडी की तरफ। बहुत लोगों ने बहुत अच्छी रेमेडी की, पैराडियम, प्लेटिना, एपिस मेलिफिका, सिलिशा, नाइट्रम कार्ब, नाइट्रम म्यूर, कार्सिनोसिन, ऑरम, मर्क आयोर, स्टेपिस वगैरह सब लोगों ने रेमेडी बहुत अच्छी बताई है। इसमें से ही कोई एक रेमेडी है, लेकिन उस रेमेडी का नाम बताने से पहले आई विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस बिहाइंड द डिजीज। आगे चलो, देखो, अगर सबको समझ में आ रहा है तो थोड़ा थम्स अप बताइए सब लोग, जो जो जिनको पॉसिबल है उनको। अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो थोड़ा सा और जरा ये हो जाता। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। यस यस यस, हैप्पी 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 हैप्पी। तो अभी देखिए, ये प्रोसेस को जान के ले लीजिए। ऑब्जर्वेशंस, अभी आपने फीमेल दूसरा दूसरा फॉलो अप है, और एक फॉलो दिखाता हूं आपको मैं। मत करो, ठीक है ठीक है, पहले ऑब्जर्वेशन दिखाइए। हाँ, और एक फॉलो बाद में दिखाता हूँ, रेमेडी डिस्कस करेंगे हम लोग। ऑब्जर्वेशंस, देखो, मैं हमेशा ऑब्जर्वेशंस में बहुत बातें करता हूँ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी नजर, मैं कितनी बार बोला है कि आंखों से ही गुजरते हैं जिंदगी के रास्ते। आपकी नजर क्या है उस केस को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नजर तो सबके पास है, लेकिन नजरिया वैसा चाहिए। और नजरिया, अगर कोई क्रॉनिक क्रॉस पैथोलॉजिकल केसेस को ट्रीट करना है तो नजरिया कैसे चाहिए, देखिए। ऑब्जर्वेशंस क्या है, वो जो लेडी को देखा हमने, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। उसकी पूरी जर्नी में आ रहा था कि इंजस्टिस इंटॉलरेंस है। और उसकी पूरी जर्नी में क्या आ रहा था, ओपिनियन रिजेक्टेड। उसका खुद का ओपिनियन जो एक्सेप्ट करेगा उसको ही एक्सेप्ट करेगी, दूसरे के ओपिनियन को रिजेक्ट करती है। सो दिस इज ऑब्जर्वेशन। उसकी स्ट्रॉन्ग, बोलते स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम थी उसकी, आई एम अ कॉन्फिडेंट, मुझे वो इंजस्टिस इंटॉलरेंट नहीं होता। एंड थर्ड, ओपिनियन की, मैं ओपिनियन रिजेक्ट करती हूँ किसी की, मेरे ओपिनियन लादनी चाहती हूँ। ऐसी रेमेडी चाहिए अपने को। अभी देखिए उसकी जर्नी कैसी रही। जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस। आपका खुद का एक स्टाइल होना चाहिए आपके पेशेंट सॉल्व करने का। जब जब आपकी केस टेकिंग पूरी हो जाए, जब जब आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाए, तो प्लेन पेपर ले लो आप। प्लेन पेपर लेना, और उस पेशेंट को थोड़ा मेडिटेट करना, बोलते हैं ना, पढ़ाई करो उस पेशेंट की, इनकलकेट करो उस पेशेंट की, मेडिटेट करो उस पेशेंट को, देन प्रिस्क्रिप्शन करो। प्रिस्क्रिप्शन ऐसा ही मत करो। जब तक आप उस पेशेंट को मेडिटेट नहीं करते ना, तब तक प्रिस्क्रिप्शन मत करो। पेशेंट आपके अंदर आना चाहिए, और पेशेंट को समझना चाहिए कि इस पेशेंट में क्या चल रहा है। उसको अंडरस्टैंड हम जर्नी के थ्रू कर सकते हैं। क्या है जर्नी, देखिए। फर्स्ट, एक एक कर चल होता है। इतने कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है जर्नी दिखाने में। क्या पे You need any help? Because यहाँ पे यार slide जर्नी दिखाने में प्रॉब्लम आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप नहीं आ रहा है। क्या हो रहा बिकॉज जो पिछला तो आ रहा था सर, जो जर्नी ऑफ केस के पहले 3 पॉइंट थे, आगे का नहीं आ रहा। है? जर्नी का नहीं आ रहा है, क्योंकि जर्नी तो दिखानी पड़ेगी। You can try rejoining the content दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हैं एक बार रोक के ना। तो उस वाले से, आपके आशा होम्योपैथी वाले से फिर से रिजॉइन करना पड़ेगा, कई बार स्टक हो जाता है।
देखो मैं आपको थोड़ी जर्नी अरे वहाँ पे देखो मैं हाँ हाँ जी ऐसा आ ऐसा गया। ऐसा ठीक है ठीक है। अभी एक जर्नी तो डायरेक्टली आ गई, लेकिन मैं उसको आस्ते आस्ते बताता हूँ। देखिए, शी लेडी इज वेरी कॉन्फिडेंट। ये जर्नी मेरे को थोड़े आइस आइस दिखाई थी, लेकिन ये आ गई तो मैं पढ़ाता हूँ आपको। लेडी इज वेरी कॉन्फिडेंट, लेडी इज वेरी ऑब्स्टिनेट, लेडी इज वेरी विगोस्टिक एंड लेडी इज वेरी डिक्टेटोरियल। यानी बहुत ही कॉन्फिडेंट है, क्या लेके आई है, क्या लेके जा रही है और क्या दिख रहा है। ओके, तो लेडी इज वेरी कॉन्फिडेंट है, बहुत ही इगोइस्टिक है, बहुत ही ऑब्स्टिनेट है, अपने ओपिनियन को स्टक है और डिक्टेटोरियल है। देखो मैंने कहा कि अटैचमेंट टू द रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर सेल्फ इज अ डिजीज। हमारे खुद के साथ हम जब अटैच होते हैं और वो एकदम ट्रू होता है तो दैट इज नॉट कॉल्ड डिजीज। लेकिन हमें हमारे में कुछ है ही नहीं और हम लोग उससे अटैच है जो नहीं चाहिए, तो डिजीज फॉर्म में जाएगा ही जाएगा। सो लेडी इज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी ऑब्स्टिनेट, वेरी इगोइस्टिक एंड डिक्टेटोरियल। क्या हुआ उस लाइफ में कि उसके लाइफ में एलिमेंट्स आ गए रिप्रोच का। कहाँ पे आ गया रिप्रोच? इसको रिप्रोच कहाँ पे आया? हम्म, जब उसे लगा कि मेरा ब्रदर इन लॉ को प्रॉब्लम हो गया और उसका थोड़ा पश्चाताप होने लगा, तो कहीं ना कहीं रिप्रोच का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और जब रिप्रोच हुआ तो वो कहाँ पे गई? वो लेडी गई वो ऑफिसर के पास और उस ऑफिसर को बोलने लगे कि मेरे ब्रदर इन लॉ का कुछ प्रॉब्लम है तो संभाल लो, ये करो। लेकिन उस ऑफिसर ने क्या किया? रूडनेस दिखाया उस पर, आप बात मत करो, आप ये मत करो, आप चले जाओ। तो दैट लेडी इज वेरी इगोइस्टिक, सो ही इज वेरी सेंसिटिव फॉर दैट रूडनेस। तो ये भी पॉइंट लिया रूडनेस वाला। रूडनेस वाला जैसे पॉइंट आ गया, रिप्रोच के बाद क्या हुआ? रिप्रोच के बाद हुआ इनजस्टिस कैनॉट टॉलरेट। और दूसरी बात फिर क्या हुआ कि सेंसिटिव टू रूडनेस आ गया। सेंसिटिव रूडनेस के बाद क्या हुआ कि एंगर विथ इंडिग्नेशन। उसको एंगर इतना आ गया वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई सब कुछ। बराबर है? पूरे ग्राफ में अगर पूरी जर्नी में देखा तो क्या देखा आपने? शी इज कॉन्फिडेंट लेडी, ऑब्स्टिनेट लेडी, इगोइस्टिक लेडी, डिक्टेटोरियल लेडी। एलिमेंट्स ऑफ रिप्रोचेस आ गया। रिप्रोचेस कैसे आ गया? क्योंकि उस जब वो इसको बोलने की गई तब तो उसको लगा कि उसमें बहुत इनजस्टिस हो रहा है, तो इनजस्टिस इंटॉलरेंस बहुत स्ट्रांगली आ गया उसमें। और जैसे इनजस्टिस इंटॉलरेंस आ गया तो उसमें बाद में क्या आ गया? बहुत सेंसिटिव हो गई रूडनेस के लिए। जैसे सेंसिटिव हो गई रूडनेस के लिए उसमें आ गया एंगर, और एंगर विथ इंडिग्नेशन फॉर्म स्ट्रांग हो गया। और बाद में आ गया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्पेयर विथ सोशल पोजीशन। देखो आई थिंक पूरा ग्राफ आपको पता चला, ये जर्नी ऑफ द केस। अब हमें क्या करना है पता है? जो जो हमने जर्नी ऑफ केस को अंडरस्टैंड किया, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलता हूं अभी, बांध लेना। कभी भी ये जो 7 स्टेप्स है ना केसेस के, केस टेकिंग, एनालिसिस, इवोल्यूशन, रेपर्टाइजेशन, डिफरेंशियल मेट्रामेडिका, मेट्रामेडिका एंड सिमिलिमम, ये स्टेप बाय स्टेप ही जाना। कितने भी बड़े हो जाओ आप, कितना भी नॉलेज आ जाए, स्टेप को नहीं छोड़ना। अगर स्टेप को छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहां तक क्या हुआ? जर्नी तक हमारा क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन हुआ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन होने के बाद क्या करना है? जिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन को किया है उसको हमें देखना है कहीं ये मैन रेपर्टरी में कहाँ छुपा है। हेलो, ये रेपर्टरी में कहाँ छुपा है उसको देखना है। छुपा है ना? छुपा है तो उसको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे? ये आपकी कीज है, इस कीज को डालो रेपर्टरी चार्ट में। देखो, इस कीज को डालो रेपर्टरी चार्ट में और देखो कहाँ पे छुपा है ये। देखो ये रेपर्टरी रूब्रिक है। जैसे हमने उस पेशेंट को अंडरस्टैंड किया एज अ पेशेंट, हमने देखा कि रेपर्टरी में क्या क्या रूब्रिक है। इनजस्टिस इन कैन टॉलरेट, शी इज कॉन्फिडेंट, एलिमेंट फ्रॉम रिप्रोचेस, रूडनेस टू सेंसिटिव, सेंसिटिव टू रूडनेस, anger with indignation and anger, elements from anger with indignation, despair of social position, and if delayed urine passed away, a physical concomitant symptom है। देखो We have 10 minutes. 10 में ओके ओके। देखो डॉक्टर्स, हमने क्या किया? हमने वही किया जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने परस्यू किया, उसी को हमने क्या किया? रेपर्टरी चार्ट में डाल दिया। डॉक्टर हिरेमेट कहते हैं कि पौष्टिकम देना है क्या? आई एम हैप्पी। देखिए अब ये रेमेडीज क्यों आ गई पता है? इतने सारी, आई थिंक कितनी सारी, कम से कम 15-20 रेमेडी आ गई, क्योंकि हमने डायरेक्ट स्टेप्स को दिया।
एक स्टेप भूल गए ना रेपर्टरी का। अगर ये रेपर्टरी का स्टेप हम भूल नहीं जाते, रेपर्टराइजेशन नहीं भूल जाते, तब रेमेडी आनी ही आनी है। और ये देखो रेमेडी क्या है, रेपर्टरी चार्ट। तो रेमेडी इज स्टेपिसाइड कार्सिनोसिस नाइट्रोम्यूर एंड हेमामेलिस, सब के सब रूब्रिक कवर हो रहे हैं हेमामेलिस के। रेमेडी ऑफ रिस्पेक्ट, रेमेडी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, रेमेडी ऑफ डिक्टोरियल, रेमेडी ऑफ ब्लीडिंग, रेमेडी ऑफ लव इज हेमामेलिस. We have given single dose of Hemamelis 200 to his vital force, and the journey has started with curing the case. ओवरी का साइज कम हो रहा है, CA 125 क्योर हो गया, पेशेंट इज लिविंग लाइफ लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. ये है होम्योपैथी का जादू बोलेंगे या मैजिक कहेंगे, लेकिन दोस्तों मैजिक तभी आता है जब आपके पास लॉजिक होता है, और लॉजिक तभी होता है जब आप मैजिक को बिलीव करते हो. देखो इसका फॉलोअप. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस ऑल व्यूज. आपके सब खुद के सबके व्यूज दिखा रहे हो, आप लोग बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हो. अभी इसका फॉलोअप देखो. जैसे मैंने अमिता मैडम को बोला है कि हमारा एक वर्कशॉप भी हो रहा है पांचगनी में, महाराष्ट्र में, 3 डेज का है. उसमें वर्कशॉप का नाम है अनस्टॉपेबल मेट्रामेडिका. जिसको किसी को अगर ज्वाइन होना है तो डेफिनेटली ज्वाइन हो सकते हैं. पूरे 35 to 40 ड्रग्स का ये पूरा लेक्चर रहेगा. You can give us the flyer if you have on WhatsApp. We will circulate that in the group. विल गिव. आपको Okay, देते thank हैं. you. आपको अमिता मैडम आपको भेजा भी है मैंने, फिर भी अच्छा, जिसको ठीक है इंटरेस्ट है वो उनको दे दीजिए आप, ठीक है ताकि सर, ठीक है सर. हर एक ड्रग अपने को वैसे पढ़ाना है. होते हैं. सपोर्ट कर रहे हैं. अच्छा, हेमामेलिस को अगर देखना है, कितने अमिता मैडम कितना टाइम है मेरे पास अभी? सर है आपके पास 10 मिनट्स. इट्स 11:21, 11:30 तक है आपके पास. अच्छा अच्छा अच्छा. एक्चुअली हेमामेलिस में कोई तो पूछ रहा है कि हेमामेलिस के बारे में बताओ. एक मिनट. जैसे मैंने कहा कि हेमामेलिस जो ड्रग है ना, ये जो ड्रग है, ये ड्रग बहुत ही रिस्पेक्टेबल ड्रग है. खुद को रिस्पेक्ट चाहिए, दूसरों को भी रिस्पेक्ट देना चाहता है, लेकिन दूसरों से भी ज्यादा रिस्पेक्ट देता है अपने खुद को. अपने रिस्पेक्ट को कभी ये ड्रग ये नहीं करते, यानी क्या कहते हैं उसको, खोने नहीं देते. अपने रिस्पेक्ट के लिए सब कुछ कर सकते हैं. इनमें प्यार है, इनमें सपोर्ट है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हो रिस्पेक्ट की है. अगर कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो ये ड्रग अपना हेमामेलिस कभी जाएंगे भी नहीं किधर. जैसे हम नाइट्रोमूर को आज तक कैसे समझाए कि रिस्पेक्ट इज फेल्ड. हम कहीं जाते हैं और हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो नाइट्रोमूर वहां पे उस जगह पे नहीं जाएगा. लेकिन हेमामेलिस को पता है कि मेरे को रिस्पेक्ट कहाँ मिलेगा, रिस्पेक्ट कैसे मिलेगा. अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, आई विल नेवर गो देयर. सब कुछ सहन कर सकता है. पैसा नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, जो भी है वो नहीं चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट को मैं खो नहीं सकता. ऐसा अगर कोई इंसान आपके सामने है तो उसके बारे में आप हेमामेलिस सोच सकते हो. सेकेंड थिंग, एक्सेप्ट अदर्स टू शो. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है, घर में जो होती है ना लेडी, सास होती है, बहू होती है, उनको प्रॉब्लम क्या होता है कि दे विल टेल दैट कि एक्शन से मत बताओ, मुझे बोलना चाहिए आप कि मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं या करती हूं. जब आप बोलोगे नहीं तो समझेगा कैसे. ये बोल के बताओ मुझे कि आप उसको रिस्पेक्ट करते हो. ऐसे लोग हैं, क्योंकि प्लांट है ना, प्लांट बहुत सेंसिटिव होता है. जैसे ऑरम को भी रिस्पेक्ट चाहिए, नाइट्रम को भी रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन ऑरम और नाइट्रम का प्रॉब्लम क्या है पता है. ऑरम पता है कि बोलने की जरूरत नहीं यार, तो प्यार करता है ना तो रिस्पेक्ट देता है. भाई दिखता है मुझे तेरी आंखों में, तेरी बातों में, तेरे चलने में, तेरे बैठने में, समझता है मेरे को कि तुझे रिस्पेक्ट दिखता है. लेकिन ये क्या बोलता है मेमोरीज, रिस्पेक्ट दिखता नहीं, मुझे रिस्पेक्ट दिखाना पड़ता है. रिस्पेक्ट दिखाओ मुझे, दिखाने. आ गया. ये भी इसका फॉलोअप है. हेमामेलिस आपको अगर और एक इंडिकेशन देता हूँ हेमामेलिस का. हेमामेलिस की रेमेडी फॉर वेन्स है, वेन्स की रेमेडी है, इंजरी की रेमेडी है, स्प्रेन की रेमेडी है. उनको पूछा ना, अरे स्प्रेन हुआ है ना आपका, हाँ हुआ है. प्रॉब्लम हुआ है ना आपका, हुआ है. तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर फ्रैक्चर रहेगा तो. डॉक्टर साहब रिस्पेक्ट खो जाता है. जब चलता हूँ तो रिस्पेक्ट से चलता हूँ, बोलता हूँ तो रिस्पेक्ट से बोलता हूँ. एक गिरने के बाद या पाँव जाने के बाद, फ्रैक्चर होने के बाद रिस्पेक्ट पे प्रॉब्लम आता है, इसलिए मुझे ठीक करना है. इधर इधर नहीं दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है.
वेरी ओके, वेरी कंसाइशियस, वेरी कंसाइशियस। और स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट होता है कि मैं माइंड माइंड लेवल पे मैं आगे जा रही हूँ, आगे जा रही हूँ, आगे जा रहा हूँ, कहीं मेरे को मैं पागल ना हो जाऊँ, जैसे कलकेरा जैसे, कलकेरा जैसे। स्ट्रॉन्ग ये रहता है कि मैं पागल ना हो जाऊँ, मेरा प्रॉब्लम ना हो जाए। देखिए CA 125 अभी जो है 5.2 टोटल नॉर्मल है इसका CA 125 आफ्टर 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, एंड शी इज लिविंग हेल्दी लाइफ। उसका आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा, वो लेडी अपना सब कुछ बता रही है, उसकी लड़की अपना सब कुछ बता रही है कि मैं कितने अच्छे से ठीक हो रही हूँ। ओके, सो दिस इज अबाउट होम्योपैथी एंड दिस इज अबाउट कैंसर केसेस। कैंसर पढ़ना या कैंसर को समझना एक डेढ़ डेढ़ घंटे की बात नहीं है, इसको बहुत सारा हमें ये करना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि डेफिनेटली अगर आप सीरियस हो होम्योपैथी में, अगर आप सीरियस हो आपको 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 एक अच्छा ग्रोथ वही करने के लिए, तो डेफिनेटली हमारे हर साल वर्कशॉप्स होते हैं, आप डेफिनेटली आ सकते हैं। पर्पज एक ही है, राइट होम्योपैथी, प्रॉपर होम्योपैथी सबके पास जानी चाहिए। और एक जाते जाते अपने एलिमेंट्स में, अपने एलिमेंट्स के, अपने कॉज को ही पकड़ के रहना और कॉज को पकड़ के ही आगे जाना, यही हेमेमेलिस का काम है। वहां पे मेरा रिस्पेक्ट कम हुआ था, वहां पे मेरा रिस्पेक्ट नहीं मिला था, वहां पे मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए था लेकिन मिला नहीं। ऐसे लोग देखे मैंने, सीए टेस्टिस के, सीए पेनिस के, सीए रेक्टम के, जिनको मैंने हेमेमेलिस दिया है। किस बेसिस से पता है? उस लड़की जब शादी करके चली गई ना, बस मेरा रिस्पेक्ट खो गया। लड़की थी यार, इंटरकास्ट करना नहीं था। मेरा रिस्पेक्ट कुछ है कि नहीं है? मैंने इसको पाल भर के बड़ा किया, ये किया, लेकिन उसने रिस्पेक्ट नहीं देखा। जब जब रिस्पेक्ट का प्रॉब्लम आएगा, जब जब रिस्पेक्ट 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 करते रहेंगे, तब सोचना हेमामेली इज द रेमेडी ऑफ रिस्पेक्ट। पैरालिम भी है, प्लेटिना भी है, ऑरम भी है, कार्सिनोसिन भी है, नाइट्रम म्यूराटिक भी है। सब रेमेडी, जो जो रेमेडी डॉक्टर्स ने बताई, आई एम रिस्पेक्ट देम। उनका नॉलेज बहुत ही मस्त है, सब लोगों ने रिस्पेक्ट की रेमेडी निकाली। लेकिन हमें एक प्रॉब्लम है, हमें छोटी छोटी जो रेमेडीज है अपनी हिमामेलीज जैसे, एलो जैसे, है ना, जैसे बहुत छोटे छोटे एम्ब्रा जैसे रेमेडी को भूल जाते हैं। लेकिन ये भी रेमेडी का पढ़ाई होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अमिता जी, आपको, आपके टीम को बहुत थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसे मुझे बुलाते रहिए, ऐसे मैं आते रहूँगा। अपने होम्योपैथी के लिए सब कुछ, जो जो लोग होम्योपैथी करते हैं उनको बहुत सारी बहुत सारा प्यार और बहुत सारा रिस्पेक्ट। बस अपने होम्योपैथी को बहुत बढ़ाना है। होम्योपैथी को बढ़ाने के पीछे का मकसद ये है, इट इज़ नॉट अ मकसद, इट इज़ नॉट अ ये। लेकिन देखिए ना, इस यूनिवर्स में क्या क्या चल रहा है, पूरे पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, कितना प्रॉब्लम चल रहा है, कोरोना है, ये है, कितने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज आए हैं, कितने सारे ड्रग्स आ रहे हैं, लेकिन हमारी मेडिसिन वही हेमामेलिस कब का प्रूविंग है पता है आपको? आज से लगभग 250 साल पहले का प्रूविंग है, और आज भी वही काम करता है कैंसर पे। ये बाकी के फील्ड में आज सुबह एक ड्रग निकलता है, शाम को अलग निकलता है, कल दूसरा कोई तो ड्रग होता है। ये सब अनस्टेबिलिटी है बाकी के शास्त्रों में। हमारा साइंस एक ऐसा साइंस है जिसको बहुत ही स्टेबिलिटी का साइंस है, बहुत ही प्रूवन साइंस है। हमारे साइंस को एक फादर है जिसका नाम है डॉक्टर सैमुअल हैनीमन। हमारे फादर की फैमिली है जिसके नाम है केंट, जिसका नाम है बोनिंगोसन, जिसका नाम है हेरिंग। ये सब हमारी फैमिली है और हम सब उस फैमिली के बच्चे हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यार से बोलता हूँ कि जो जो मुझे मेरे जूनियर्स हैं उनके हाथ में मशाल है, छोड़ना नहीं। जो मेरे साथ मेरे जैसे है, हमारा काम है ये हमारे जूनियर्स बच्चों को बहुत सारा नॉलेज दे, होम्योपैथी में ग्रो करे और हमारी होम्योपैथी का रिस्पेक्ट और बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। अमिता जी, आप जो Thank you कहना so चाहिए much. बोल दीजिए। Thank you so much, sir. It was very interesting session and वो वैसे तो पता ही है, लेकिन जिन जिन को नहीं भी पता, डॉक्टर भोसले एक बहुत अच्छे सिंगर हैं। वो हाँ यार, बीच में अपनी शायरी भी लेके आते हैं, बॉलीवुड के डायलॉग्स भी लेके आते हैं। तो सर एक छोटा सा गाना तो बनता है। अरे यार गाना नहीं नहीं सर, प्लीज प्लीज, आप बहुत अच्छा गाते हैं यस एंड यस, आई एम गुड सिंगर, मैं खुद ऑनर को टू मानता हैव हूँ। यू टुडे। प्लीज, मैं देखो, दो लाइन है सर सबके लिए। मैं पला बड़ा हूँ पिक्चरों में, और मुझे पिक्चरों ने बहुत बड़ा एंकरेज दिया है मुझे, और उनसे मैं सीखा। मेरे बहुत बड़े गुरु है डॉक्टर, डॉक्टर तो है जैसे डॉक्टर डॉक्टर दुबे सर मेरे बहुत अच्छे गुरु है। हमारे चौगुले सर एक मेरे सर है कॉलेज के, वो मेरे बहुत अच्छे गुरु है। लेकिन सबसे बड़ा गुरु है मेरा अमिताभ बच्चन, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है पिक्चरों से। चलो, अगर बोल रहे हैं तो एक लाइन गा ही देता हूँ।
हाँ जी please. ये पिक्चर है मिस्टर इंडिया हमारे जमाने का, उसमें एक बहुत अच्छा गाना है। वो गाना हमें जिंदगी सिखाने का आ, नजरिया देता है। वो गाना कुछ ऐसा है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हारने से रुकना नहीं, जीतने से भी रुकना नहीं, चलते चलने जाना है, यही जिंदगी है। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, sir. Now I request Dr. Wahi and Dr. Muktinder sir to take over the session, sir. अमिता जी, हम वर्कशॉप का भी शेयर कर रहे हैं, अगर आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको सब बताइए। हाँ जी, sure sir, sure sir, we will. और मेरी एक रिक्वेस्ट है सबको, डेफिनेटली आप वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए। इट इज़ अ 3 days वर्कशॉप इन पासगनी, महाराष्ट्र। डेफिनेटली मैं आपको वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, जब ये 3 दिन आप जाओ करके जाओगे तो डेफिनेटली आई विल टेल यू कि आपकी प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस है उनकी प्रैक्टिस तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जो स्टूडेंट्स है उनका कॉन्फिडेंस जोर से बढ़ेगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। यस, शेयर करिए। देखो पूजा मैडम शेयर करिए, देखते हैं। माही सर नमस्ते। माही सर किधर है? नमस्कार नमस्कार। नमस्कार माही सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। आज यस सर। सेशन में, क्योंकि सुबह मैंने पहले ट्राई किया, जब देखा तो मुझे शायद 8:30 से होगा। मैंने 8:30 पे लगाया, कुछ भी नहीं हुआ। उस पर आता टाइम 10:30 to 12। तो मैंने 10:30 पे खोला, थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आई। उसके बाद में फिर क्या देखता हूँ कि आपका तो 40 मिनट से ऊपर निकल चुका था। इट्स टू लेट, बट एनीहाउ बीच में इंटरप्शन भी होती रही। बट एनीहाउ जितना भी मैं सुन पाया, देख पाया, बहुत ही इम्प्रेसिव था और मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो जिंदगी की रीत कही की बात कही, तो मैं तो उसको और भी आगे कहूंगा कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। अरे वाह वाह, क्या बात है। मतलब ये है कि आज में रहो, आगे अपने आप जो है, नेवर थिंक ऑफ द फ्यूचर कि क्या होगा क्या नहीं। अरे आज में तो जी लो, कल क्या गया गया। yesterday it was like a cancelled check, tomorrow is like a promissory note। इन दोनों की कोई कीमत नहीं है, इसलिए टुडे यू मस्ट लिव इन प्रेजेंट। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छी बात है सर। बहुत दिन के बाद में, थैंक यू। बहुत दिन के बाद में आपसे मुलाकात वर्चुअल हो रही है। अभी फिजिकल मीटिंग के लिए दिल्ली आएंगे सर, दिल्ली आएंगे, बुलाइए। अमिता जी दिल्ली अरेंज कीजिए, हम दिल्ली में करेंगे। अरे करेंगे सर, आपको आप चिंता बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। एक्चुअली 2 दिन का करेंगे और मस्त करेंगे एकदम। ठीक है आपके ऊपर हम अपना अधिकार समझते हुए ये बात करेंगे। 100% सर, आपका उतना अधिकार है हम पे। सो नाइस ऑफ यू। यस सर, यस सर। बाकी सब आनंद रहा। डॉक्टर भोसले। ये कि अमिता ने मेरे को प्रॉमिस डॉक्टर किया है मुकुंदर सर। कि बीच में थोड़ा प्रॉब्लम से इंटरव्यू हुआ, तो बट अमिता ने कहा कि मेरे साथ में कुछ शेयर करेगी, देखेंगे। और भी और कोई डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? कौन सर कौन बोल रहे हैं? Yes, Dr. Muktinder Singh this side. अरे डॉक्टर साहब नमस्कार सर, नमस्कार। हाउ आर यू सर? Yeah. So it was more like flow, your flow of talking. I have although listened to Dr. आपकी Bhosle for the वॉल्यूम बहुत first स्लो time. है। Yeah, I have listened to Dr. Bhosle for the first time, but I liked and I really appreciate the flow of information and the depth of connecting the things with the reality. So you were talking about the Panchvikaras. I will like to mention in Guru Granth Sahib in Sikhism, nowhere is written that cancer is a disease or thyroid is a disease Correct. or multiple sclerosis is a disease. Diseases are written either these 5 diseases, Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar, or it is said that today's world is suffering from Trishna. Correct. Trishna vada rog laga, maran mano visarya, and home dirgh rog hai. So these are the diseases, actual diseases from which the mankind, even animals, they suffer due to these basic stuck up of energies or this obliteration of our energy. So you have hit the bullseye, and I congratulate you on your direction of research and following homeopathy. You are actually Thank you very much, following the sir. Thank spirit you. of homeopathy. So I you, really sir. Thank you. appreciate and congratulate you. Thank Thank you. you sir, thank you very much sir, thank you. थैंक यू सो मच एक सर। मिनट, डॉक्टर एक प्रदीप, मिनट, हाँ जी डॉक्टर भाई। हाँ, वो सिर्फ एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि
एक पीरियड में जब मैं ठीक आ रहा था तो एक था कि ऑर्गन का और माइंड मेंटल कंडीशन के साथ में क्या रिलेशन है, क्या पे उसमें क्या वर्क हुआ है, तो वहाँ मैं शेयर करने वाला था उसमें, फिर देन अगेन देयर वाज एन इंटरप्शन। इसके ऊपर काम जो है वो डॉक्टर हेमर का काफ़ी है, और उसमें ही वाज नॉट ए होम्योपैथ बट Yeah, he's an oncologist. सारा वो Yeah, बहुत yeah. ज़्यादा काम है उनके ऊपर, और लाइफ हिस्ट्री भी उनकी बिल्कुल है। अगर सर इसको अगर और ज्यादा डिटेल में जाना है ना, तो हाँ गो इन उपनिषद एंड वेदांत, हाँ कुरान एंड बाइबल, इसमें हम्म, बहुत सारा रेफरेंस मिलेगा आपको। ठीक। हैमर साहब का तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगर ये बेसिक अपने जो बुक्स है अपने इंडियन इसके, बहुत बेस्ट बुक्स है सर। मैं ये चीज शेयर करना चाह रहा था ताकि जो क्वेरी थी बीच में। डॉक्टर भाई सर हम ना कभी एक स्पिरिचुअलिटी और होम्योपैथी पे एक सेशन रखते हैं, उसमें डॉक्टर हर्ष को, डॉक्टर भोसले को और मैं खुद को कंट्रीब्यूट करूंगा, तो विल डू समथिंग एक्सक्लूसिव। वंडरफुल, आई थिंक मेरे ख्याल डेफिनेटली से इस डेफिनेटली बात सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड इसके बाद सजेशन। में इसके बाद में मेरे ख्याल है कि नेक्स्ट उसी पर रखिए, क्योंकि एक तो ये कंटिन्यूटी हो जाएगा, दूसरी बात है जो सबसे इम्प्रेसिव चीज थी आपकी, सर उसको हम ना to फिजिकल understand इवेंट the process, बनाएंगे छोटी फिजिकल सी इवेंट गैदरिंग बनाएंगे, करके। राइट physical राइट डॉक्टर मुकुंदन सर। physical event, छोटी सी yes, गैदरिंग से करेंगे, वो सबके बस ठीक है की नहीं होती। या सर, ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेटली सर। हाँ। और यस सामने वाले करते तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और आपसे दिल्ली के डॉक्टर कौन है और? प्रदीप, आपकी क्वेरी है कुछ? डॉक्टर प्रदीप, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। और किसी के कुछ? डॉक्टर प्रदीप, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो, कैन यू हियर मी? चलो इफ ही कैन टाइप अभी, अमिता मेरे ख्याल वी शुड कंक्लूड नाउ, इट्स ऑलरेडी 11:40। हाँ। ओके ओके। सबको काम पे जाना है। On behalf of International Homeopathic Foundation, I thank Dr. Bhosle sir for his valuable session, for his valuable time, for his expertise talk कि उन्होंने किस तरीके से कैंसर केसेस विद एविडेंस हमें दिखाए हैं। And sir, I must congratulate you that you are working very hard day and night with your team. You are spreading the word of homeopathy and the messages you give to your juniors. That is really commendable. So thank you so much, Dr. Bhosle sir, for this. I wish you all a very Merry Christmas and मैं pray करती हूँ आप सबके लिए on behalf of International Homeopathic Foundation कि आगे आने वाला साल हम सबके लिए बहुत ही अच्छा हो, होम्योपैथी के लिए अच्छा हो। इस साल में हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का भी इनॉग्रेशन हो गया है। आयुष मिनिस्ट्री भी जो है हमारी काफी कुछ कर रही है, CCRH अपने एफर्ट्स कर रही है। सो वी विश के हम आगे आने वाले टाइम में अगले साल होम्योपैथी के लिए और अच्छा होता हुआ देखेंगे। So, Dr. Posner sir, we will be inviting you as well as Dr. Muktinder sir said that we will be holding a physical seminar. Yes. So soon we will plan that and we will invite. Yes. So thank you everyone for your time, doctors, students, untiring efforts of Team IHF. We will be holding our next webinar on 6th of January on renal failure with Dr. Lubna. So those who want to attend that session as well, it is a Friday and it will be in the evening 8:30 to 9:30 p.m. So you can send your names to Dr. Gurveer. So thank you everyone. Thank you for joining. Thank you Team IHF. So I need a permission to close this meeting, sir. I Thank think you very much. Thank you. thanks a lot. Thank you, sir. Thank you.